है ना। तो आज का टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट। ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो देखिए, रिएक्शन जैसे मैंने मान ली कि ए आपका रिएक्टेंट है और इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है विद रेट कांस्टेंट के, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के है। तो बोला जाता है कि जो रेट कांस्टेंट होता है ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, और ये फर्स्ट टाइम हम लोग को बताया था मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो जो रेट कांस्टेंट होता है इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ठीक है, किसी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है के, वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। और अभी हम लोग एग्जैक्टली पढ़ेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे देखा जाता है कि रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है, रेट कांस्टेंट इंक्रीज करता है ना। और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रेट जो होता है उस रेट ला इक्वेशन लिख सकते हैं आर बराबर के कंसंट्रेशन की पावर होल पावर एन। ठीक है, अब देखिए कंसंट्रेशन तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है ना, तो ये तो कांस्टेंट ही हो गया। ऑर्डर वैसे भी एक फिक्स नंबर ही होता है, वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे और रेट कांस्टेंट उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इस वजह से रिएक्शन का रेट भी टेम्परेचर पर डिपेंड करने लगता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक पहले बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया था कि किसी रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पे फंक्शन होता है, और रेट टेम्परेचर पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि रेट कांस्टेंट जो होता है, रेट कांस्टेंट ये बेटा टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ठीक है ना। तो जब पे के बढ़ता है तो रेट भी बढ़ने लगता है। ठीक है सर। हाँ बोलो बेटा। सर सर जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी सर उनमें तो एकदम उल्टा होगा ना सर, टेम्परेचर बढ़ने पे तो रेट गिरने लगेगा, मतलब एक्सोथर्मिक सर। बेटा यहाँ पे हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। वो जो आप स्टेटमेंट याद आ रहा है आपको, रिवर्सिबल उसमें पढ़ा था आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में, ली चैपलिन प्रिंसिपल वाला। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन मान रहे हैं बेटा वो इरिवर्सिबल है, इसलिए वो वाला कॉन्सेप्ट इरिवर्सिबल के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हम लोग, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अब इसमें एक टर्म फिर बात करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट एक टर्म डिफाइन किया गया जिसको नाम दिया गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए एक बार रीड कर लीजिए, छोटा सा पैराग्राफ है। In early days, the effect of temperature on reaction rate was expressed in term of temperature coefficient। ठीक है, मतलब अर्ली डेज पे, मतलब पहले सबसे पहले रेट, मैक्सवेल का कहना था कि जो रेट होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, और किसी रिएक्शन का टेम्परेचर पे जो इफेक्ट होता है उसे हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट से एक्सप्रेस करते हैं। उसको किससे एक्सप्रेस किया जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट से। ठीक है, इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट को सिंपल दिया जाता था म्यू, इसको क्या सिंपल दिया जाता था, म्यू। और ये होता क्या था, इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, मतलब ये इसी रिएक्शन का 10 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस पे जो रेट कांस्टेंट आ रहा होता था उसका रेशियो होता था, है ना। जैसे यूजुअली वो कह रहा है कि ज्यादातर वो टेम्परेचर 25 टू 35 ले लिया करते थे। ठीक है, मतलब किसी रिएक्शन का जो रेट टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो एक बार आप निकालिए 25 से, और एक बार आप कैलकुलेट करिए 35, तो उसका जो रेशियो आएगा, है ना, उससे थ्योरी में क्या नाम दे दिया था, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस में रेट कांस्टेंट का जो रेशियो आता था किसी रिएक्शन में उसे क्या बोलते थे, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इसकी वैल्यू ज्यादातर रिएक्शंस के लिए जब निकाली जाती थी तो ये इट लाइज फ्रॉम 2 to 3, है ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू आया करती थी वो 2 और 3 के बीच में आया करती थी। ठीक है, मतलब इन जनरल ये है वैसे तो
लेकिन ज्यादातर रिएक्शंस के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट आता था एक्सपेरिमेंटली उसको निकालते थे तो वो 2 से 3 के बीच में लाई करता था। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है ना। और इसको फॉर्मूले के टर्म में लिखा जाए तो ऐसे लिख दिया जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का एक फॉर्मूला जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट को अगर म्यू लिख दिया जाए तो म्यू बराबर के टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई के टी। मतलब पहले टी केल्विन पे निकाल लीजिए, टी डिग्री सेल्सियस पे रेट आप निकालिए, रेट कांस्टेंट, और फिर 10 डिग्री हायर टेम्परेचर पे, है ना, उसका रेट कांस्टेंट निकाल के उसका रेशियो ले लीजिए, तो उसे ही क्या नाम दिया गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना। और इसकी वैल्यू ये एक रफ डेटा है, लेकिन ये अगर कभी पूछ दिया जाए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू का रेंज क्या होता है, तो द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट लाई बिटवीन 2 to 3। ठीक है सर, टेम्परेचर कोई भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है ना, और 2 से 3 के बीच में उसका म्यू आता है। ठीक है, तो एक ये लमसम कैलकुलेशन यहाँ पे बात की जा रही है ना। अब इस पे छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी आपको पूछे आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है इसी टेम्परेचर कोफिशिएंट पे बेस्ड है। इसमें आपसे क्या रहा है, और रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है, उसमें P से Q बन रहा है, रेट कांस्टेंट K दे दिया गया है, फिर इसमें बोला था टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 2, इस रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, 2 है अगर, ठीक है, देन द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K 60 डिग्री सेल्सियस विद रिस्पेक्ट टू K 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का रेशियो बताना है, 60 डिग्री सेल्सियस पे कितना है और विद रिस्पेक्ट टू K 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। ऑप्शन ये आपको ऑप्शन दिए 8, 16, 32, 64। ये 20, यहाँ पे देखो इनिशियल टेम्परेचर 20 लिया है ना, और फाइनल कहाँ तक गया है, 60 तक। तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, आप 10 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस में लिख लीजिए टेम्परेचर, है ना। तो देखिए 20 से चलना है 60 तक पहुंचना है, तो 20 से पहले 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो आएगा, है ना, 10 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस है, इसमें रेट कितने टाइम्स हो जाएगा, न्यू टाइम्स, है ना। और हाँ, इस क्वेश्चन में उसने टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 मानने को बोल दिया है, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करने को बोला। तो इसका अगर 20 से 30 जब रेट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। फिर 30 से 40 करने में फिर से कितने टाइम्स हो जाएगा, फिर से 2 टाइम्स न्यू टाइम्स होगा, लेकिन न्यू के लिए 2 दी। फिर 40 से 50 करने में फिर 2 टाइम्स हो जाएगा, और देन 50 से 60 अगेन 2 टाइम। इसका मतलब रेट कांस्टेंट कितनी बार 2 टाइम हो गया, 4 टाइम 2 टाइम हो गया। इसमें 2 की पावर 4, और इसे हम लोग बोल सकते हैं 16 टाइम्स। तो ये फिर फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा बॉम्बे, डी, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे आ सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से किसी T1 से T2 तक बोलेगा कि रेट मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो बताइए रेट कांस्टेंट का रेशियो क्या होगा। तो आप एवरी 10 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस में लिखकर बता सकते हैं, लेकिन आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू उसको देनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, उसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में प्राय लाई करती है रिएक्शंस की। अब यहाँ पे 2 बोल दिया तो मैंने 2 ले लिया क्वेश्चन, है। अगर वो 3 बोल देता तो मैं 3 3 3 3 4 टाइम करता, तब आंसर आता 3 की पावर 4, है ना। तो इस केस में तो 2 की पावर 4 आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर हो रही बात। तो अर्ली डेज में इस तरह से मोटा मोटा कैलकुलेशन करते थे, है ना, लेकिन इस कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन एक्यूरेटली नहीं होती है ना, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट पहली बात तो एक एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग निकाल नहीं पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रफ डेटा लेके बात करनी पड़ती है,
और दूसरी बात, अगर मान लो चलो ठीक है W कोएफिशिएंट 2 ही मान लेते हैं, एग्जैक्ट मान लो तो 2 ही आ रहा है, और अगर इसी क्वेश्चन में वो कह दे कि नहीं 20 से 65 तक जा रहे हैं, तो कितने टाइम्स होगा रेट? तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा पाने में दिक्कत होगी, क्योंकि देखो यहाँ तक तो बेटा 4 बार 2 टाइम्स हो जाएगा, और 60 से 65 मतलब 5 डिग्री सेल्सियस में कितना बढ़ेगा? तो ये एक्यूरेट कुछ कह नहीं सकते कि 60 से 70 होने में तो रेट 2 टाइम्स होगा, लेकिन 60 से 65 होने में एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे फिर वही बात है ना कि इससे एक रफ कैलकुलेशन, अगर एग्जैक्टली 10 के डिफरेंस में है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही तो आपको कोई 10 के बीच का कोई टेम्परेचर दे देगा तो फिर एक्यूरेट निकाल पाना पॉसिबल नहीं है टेम्परेचर कोएफिशिएंट के टर्म में, है ना? क्लियर है? वैसे ये जनरल फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इसको चाहो तो नोट कर लो, K2/K1 = mu की होल पावर डेल्टा T अपॉन 10, ठीक है? अगर मान लीजिए टेम्परेचर का डिफरेंस 10 का मल्टीपल है तब तो ये आसानी से आप निकाल दोगे। जैसे यहाँ डेल्टा T था आपका 60 - 20, है ना? मतलब कितना था? 40 था। 40 डिवाइड बाय 10 4, इसका मतलब mu की पावर 4, तो mu 2 दिया था तो 2 की पावर 4 आ गया। लेकिन अगर वही आपका डेल्टा T आपका 10 का मल्टीपल नहीं है तो फिर वो आपका होल नंबर में नहीं आएगी म्यू की पावर, फिर आपको फिर लॉग वॉग लेना पड़ेगा, और वो बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं आती है, ठीक है? तो अर्ली डेज में तो चलो ये फॉर्मूला बता दिया गया, लेकिन बाद में देखा गया कि इससे एक्यूरेटली निकाल पाना डिफिकल्ट होता था, रेट को प्रेडिक्ट कर पाना। तब जाके ये साइंटिस्ट थे आर्रीनियस, उन्होंने एक एक्यूरेट फॉर्मूला दिया, ठीक है, कोलिजन थ्योरी पे बेस्ड, और उन्होंने बोला कि एजम्पशन, बहुत ज्यादा एजम्पशन ना लेकर अगर एक्यूरेटली रेट को एक्सप्रेस करना हो तो इस इक्वेशन से एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये इक्वेशन हमारी आर्रीनियस इक्वेशन है। क्या फॉर्मूला है? k = a e की पावर माइनस EA/RT। इस इक्वेशन को आर्रीनियस इक्वेशन बोलते हैं। k = a e की पावर माइनस EA/RT। इसमें तो आप जो भी टेम्परेचर रखेंगे पर्टिकुलर उस टेम्परेचर पे रेट आप निकाल लोगे, है ना? तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट बताने के लिए भी ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम का रहेगा, ठीक है? अब इसमें कौन सा टर्म क्या है ये समझ लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले a आ रहा है ना, तो a को क्या कहते हैं? हाँ बताओ ये क्या कहते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। हाँ बहुत बढ़िया। इसके वैसे 3 नाम है। जैसे पहला नाम आपने बता दिया, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है ना? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल टर्म ई से जस्ट पहले आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल फैक्टर से जस्ट पहले आने वाला कांस्टेंट है ना? और या फिर इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। इसका एक नाम और लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, है ना? फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी इसको बोलते हैं। और एक नाम है आर्रीनियस कांस्टेंट, क्योंकि इसे आर्रीनियस ने इंट्रोड्यूस किया था अपनी इक्वेशन में, है ना? ये इक्वेशन ही आर्रीनियस ने दी थी, या डिराइव करी थी, तो उन्हीं के नाम पे रख दिया गया आर्रीनियस कांस्टेंट, ठीक है? क्लियर है? तो इस तरह से ये ए को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इससे सबसे मेन तो वैसे पहला और दूसरा नाम ज्यादा कॉमन है जो आपको क्वेश्चन में हो सकता है मिले, ठीक है? हाँ क्या कर? अच्छा, अरे ये साल ज्यादा अच्छा है भी लेकिन ऊपर वाले ज्यादा बोले जाएंगे। अच्छा, और क्या क्या है इसमें? देखो ये एक टर्म है, ये बड़ा काम का बेटा। ये आपकी है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? ये जो है बेटा इससे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और T यहाँ टेम्परेचर है, बट वो केल्विन में लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, लेकिन टेम्परेचर किसमें लेते हैं? केल्विन में। और K है रेट कांस्टेंट, या इसे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है? R आपका आइडियल गैस इक्वेशन है ना? और इससे एक बात ये भी समझ में आ रही कि इसके फॉर्मूले में, आर्रीनियस के फॉर्मूले में R का टर्म आ रहा है, जबकि R हमारा नॉर्मली आता था आइडियल गैस इक्वेशन में आता था P/NRT। तो इससे एक बात ये भी समझ में आ रही है, इस इक्वेशन की लिमिटेशन भी है कि ये फॉर्मूला, है ना, से हम लोग उसी रिएक्शन का रेट
एक्सप्लेन कर सकते हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब उस रिएक्शन में वो रिएक्शन गैसीय स्टेज में हो रही है, और उस रिएक्शन में कोई एक स्पेसीज तो गैस होनी ही चाहिए, है ना। या तो सभी गैस हो तो बहुत अच्छी बात है, या कम से कम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई एक गैस तो होनी चाहिए, मतलब रिएक्शन गैसीय स्टेज में अकर होनी चाहिए, है ना। अगर वो रिएक्शन पानी के अंदर हो रही है, एक्वा स्टेज में हो रही है, तो ये फॉर्मूला हमारा वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये शायद आगे कहीं लिखा होगा, दिस नहीं लिखा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। This Arrhenius equation is only applicable for those reactions which occurs in gaseous phase, ठीक है। तो ये फॉर्मूला उन्हीं रिएक्शन के लिए हम लोग लगाया करेंगे जो गैसीय स्टेज में रिएक्शन अगर हो रही हैं, ठीक है। तो गैसीय स्टेज में होने वाली रिएक्शन के लिए ही हम लोग इस इक्वेशन से रेट को टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मेन इक्वेशन है। अब इसमें अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लें, लॉगरिथम फॉर्म में लिखते हैं, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल करते समय ये फॉर्मूला हम लोग कम लगाया करेंगे क्योंकि अननेसेसरी ई की पावर में आने लगेगी चीजें, तो हम लोग इसका लॉगरिथम फॉर्म यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है लॉगरिथम फॉर्म ऑफ आर्रियस इक्वेशन, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है, इक्वेशन जो लिखी है इसी में बोथ साइड लॉग ले लीजिए, लॉग टू द बेस ई लीजिएगा, ln, है ना। ln लेने का फायदा होगा क्योंकि वो e का अंदर नीचे ln बेस e 1 होता है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए यही आएगी ना, log k इज इक्वल टू, इसको मान लेता हूँ मैं m और इतने को मान लेता हूँ n, तो log m इंटू n क्या हो जाएगा, log m प्लस log, ये हो जाएगा log a। अच्छा बेस e है बेटा, ln है वो, और ये e का तो log 1 ही हो जाएगा, तो ये पावर में जो लिखा है ना ये नीचे आ जाएगा, मतलब माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। बोलो भाई। यस ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, log के बराबर log है e की पावर माइनस e हो जाएगा। अब एक यहीं पर एक ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, वैसे यहाँ दो ग्राफ बनते हैं लेकिन अभी हम लोग एक ग्राफ पढ़ेंगे, ये वाला पहले इसको बनाएंगे, ठीक है। अगर आपसे ग्राफ बोला जाए log k with this add base e with respect to 1/t, है ना, log k, है ना, base e मतलब ln k बोलना ज्यादा सही है, इसको ln k बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ln k, log k to the base e या ln k लिख लो ओवर से 1/t, तो कैसा बनना चाहिए वाला ग्राफ, स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग, स्ट्रेट लाइन बनेगी, सही है, नेगेटिव स्लोप होगा और इंटरसेप्ट E/R लॉग के हो जाएगा। गुड, तो बिल्कुल सिंपल है ना, ये मैंने ले लिया y एक्सिस में, तो इसकी जगह y रख देते हैं, और 1/t को ले रखा है हम लोगों ने एज ए वेरिएबल x एक्सिस में, ठीक है। तो इसकी जगह x रख देते हैं, तो ये बन जाएगा, देखो log a तो कांस्टेंट ही होगा, नाम ही आर्रियस कांस्टेंट है ना, तो एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसको c मान लेते हैं और E/R को स्लोप मानते हुए लिख देते हैं, तो हमारी इक्वेशन ये आ रही है y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, ठीक है। इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, है ना। और नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो ऐसी कुछ लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्लोप कितना होना चाहिए, माइनस E/R, माइनस E/R, ठीक है। तो ln k वर्सेस 1/t अगर लिख रहे हैं तो हमारा स्लोप हो जाएगा माइनस E/R, और y एक्सिस में इंटरसेप्ट कोई पूछे तो ये हो जाएगा log a टू द बेस e, ठीक है, या ln a भी बोल सकते हैं, या इंटरसेप्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपसे यही ग्राफ log के टू बेस 10 वर्सेस 1/t पूछ रहा हो, तो यहाँ पे नेचर तो मेरे ख्याल से सेम ही रहेगा, तो माइनस A/2.303R, हाँ बिल्कुल, एंड सर इंटरसेप्ट भी चेंज होगा, नेचर आपका ग्राफ का नेचर सेम रहेगा, ठीक है। इंटरसेप्ट में हाँ आ जाएगा log बेस 10, बेस log a टू द बेस 10 वाला आ जाएगा, log a टू द बेस 10, ठीक है। और स्लोप जब लिखेंगे तो आ जाएगा
आपका 2.303 डिनोमिनेटर में है ना, तो माइनस EA अपॉन 2.303 आया। ये कैसे आ समझ में? जैसे हम लोग log बेस E को 10 में चेंज करेंगे तो यहाँ एक फैक्टर आ जाएगा 2.3। ऐसे log बेस A को भी बेस 10 में चेंज करेंगे तो यहाँ भी वही फैक्टर आ जाएगा 2.3 है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम में 2.3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका log K बेस 10 में बराबर log A बेस 10 में माइनस EA अपॉन माइनस 2.303 है ना, हो जाएगा। तो इसमें स्लोप आपका यही हो जाएगा माइनस EA अपॉन 2.3 1/t को अलग कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, ये बन जाएगा। तो दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब हाँ ये जरूर देख लीजिए, कई बार आपको ln के वर्सेस 1/t पूछ रहा होगा या क्वेश्चन में दे रहा होगा, तो उसका स्लोप माइनस EA अपॉन R के बराबर करिएगा। और अगर log बेस 10 वर्सेस 1/t दे रहा है तो फिर वो माइनस EA अपॉन 2.303 R के बराबर होगा। ठीक है, तो 2.303 आ जाएगा बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग दो डिफरेंट टेम्परेचर पे फॉर्मूला हम अपना लिख ले, जैसे T1 टेम्परेचर पे मान लेते हैं कि रेट कांस्टेंट K1 है। ठीक है, तो जहाँ पे K है वहाँ पे K1 पड़ जाएगा और जहाँ T है वहाँ बेटा T1 पड़ जाएगा। तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और एक बार आप क्या कर लीजिए कि टेम्परेचर ले लिया T2 है ना, और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या मान लिया गया K2। फिर से वही फॉर्मूला, ये ऊपर वाला फॉर्मूला यही लगा रहा हूं मैं, ये वाला। तो बेटा यहाँ T की जगह T2 पड़ जाएगा और K की जगह K2 पड़ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ना, ये बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया और नीचे इसको 3 बोल दिया। अब यहाँ पे एक ऑपरेशन किया, इक्वेशन 3 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसा करने पे क्या होगा, देखिए log के तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, माइनस कर दिया 3 में 2 माइनस किया। अच्छा, तो आपका देखो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, log K2 माइनस log K1 है, जिसको अगली लाइन में मैंने लिख दिया log K2/A। ठीक है ना, और log A कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये कॉमन ले लिया E/R, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 1/T1 माइनस 1/T2 है ना। देखिए इक्वेशन 3 में 2 अगर माइनस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और फिर आप log बेस E को अगर बेस 10 में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो फिर से बात है, यहाँ एक फैक्टर क्या आ जाएगा 2.33, यहाँ 10 हो जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है log K2/K1। तो बेस 10 वाला ही हम लोग लगाया करेंगे न्यूमेरिकल में, है क्योंकि हम लोग को log में जो वैल्यूज याद है, जो बेसिक वैल्यूज, वो बेस 10 वाली ही याद है। जैसे log 2 हो गया, log 3 हो गया, log 5 हो गया ना, तो इसलिए हम लोग अपने फॉर्मूले को बेस 10 में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं। ठीक है, देखो ये बन रहा है, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाएगा। और न्यूमेरिकल्स में यही वाला फॉर्मूला हम लोग जनरली आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे ज्यादातर न्यूमेरिकल में यही। वो ब्रैकेट के साइड में क्या लगा है? ब्रैकेट के पहले ना ये वाला नहीं सर, वो इक्वेशन 2 और 3 के बगल में अज्यूमिंग वाली थी। हाँ, यहाँ पे देखो एक एजम्पशन लिया है आर्हीनियस ने, उन्होंने ये माना है कि जो आर्हीनियस कांस्टेंट है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब T1 से T2 की रेंज में ये ना के बराबर बदल रहा है। अभी इसको कोलिजन थ्योरी में जब इसको डिराइव करेंगे ना इक्वेशन को, तो आपको वहां पे एक चीज समझ में आएगी कि जो आर्हीनियस कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन जब ये हम लोग फॉर्मूला लगा रहे होते हैं जिसमें T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर मान रहे हैं, तो ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा लार्ज डिफरेंस वाले नहीं लेते हैं, ये नियरली आसपास वाले टेम्परेचर लेते हैं। और ऐसा थ्योरी में बोला जाता है कि 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास या इससे कम का अगर चेंज है तो उस केस में एक ही वैल्यू बदलती तो है लेकिन ना के बराबर बदलती है।
तो आरडीएनएस से उसको क्या मान लेते थे, कांस्टेंट मान लिया, और कांस्टेंट मान लिया तो वो क्या हो गया, कैंसिल, है ना। तभी तभी जाकर ये इक्वेशन हमारी आ पा रही है। तो यहाँ पे एक असम्पशन छुपा हुआ है ना, इस दो T1 से T2 की रेंज है, ये बहुत लार्ज रेंज नहीं होती। एक टेम्परेचर मान लो कि जैसे 310 केल्विन है, तो दूसरा 320 होगा, 330 होगा, 340 होगा, मतलब 50 डिग्री के भी कम का ही डिफरेंस होना चाहिए थ्योरेटिकली, है ओके ना। सर। तो उस केस में ये फॉर्मूला आसानी से लग जाएगा, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए हम लोग यही मेनली लगाया करेंगे, है ना। इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा, अप्लाई फॉर न्यूमेरिकल। तो मेन अभी दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो याद करने वाले हैं। देखो, एक तो वो सबसे पहले जो बताया था, k बराबर a, क्या था, k बराबर a e की पावर माइनस e a बाई, है ना। एक तो ये, और दूसरा लॉग लेने के बाद जो ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, मेन न्यूमेरिकल में आप ज्यादातर यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। log k2 by k1 बराबर क्या है, e अपॉन 2.303 r ब्रैकेट में 1 by t1 माइनस 1 by t2, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ही लगेगा। बाकी डेरिवेशन आपने देख ही लिया, लेकिन इतना टाइम किसके पास है पूरा डेरिवेशन करके लाओ अपने, है ना, आप सीधे ही लगाइए। देखो ये एक क्वेश्चन लिया हुआ है मेंस 2020 का ही है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, the number of molecules with energy greater than the threshold energy for a reaction increases 5-fold by rise of temperature from 27 degrees Celsius to 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वर्ड यूज किया थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं वैसे, अभी ये अभी स्टेज के बाद आगे आएगा टर्म थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा बता देता हूँ। जब किसी रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल बनता है, जब ये रिएक्टेंट बेटा ये प्रोडक्ट है, तो जहां पे बेटा ट्रांजिशन स्टेट बन रहे होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ही थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। और रिएक्टेंट की जो एवरेज एनर्जी है और जो ट्रांजिशन स्टेट की या थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन, है। तो अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है ना। इसका मतलब उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, मतलब वो बैरियर को क्रॉस कर पा रहे हैं, तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, E के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी, तभी उस बैरियर को क्रॉस कर पा रहे हैं, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन का रेट कितने टाइम हो रहा है, 5-fold हो रहा है, 42। तो साथ आप समझ पा रहे हो, T1 आपका हो गया 27 और केल्विन में लेकिन लेना है ना आगे, तो 273 ऐड करने में कितना हो जाएगा, ये आपका 300। तो T1 आपका 300 केल्विन हो गया और T2 आपका 42 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन केल्विन में ही चाहिए हम लोग को। तो 42 प्लस 273 बताइए कितना हो गया, 351, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं 27 से 42 बढ़ाया है, देखिए ज्यादा भी बढ़ा, 15 डिग्री सेल्सियस का फर्क है। तो 50 से कम बढ़ा रहा है, मतलब वो फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। और रिएक्शन कितने टाइम हो रहा है, रेट कितने टाइम हो गया उसमें, 5-fold। इसका मतलब रिएक्शन का रेट R2 अपॉन R1 कितने टाइम है, 5 टाइम, और रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के रेशियो के ही तो क्या होगा, बराबर होगा, है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन तो हम लोग बदल नहीं रहे हैं। इसका मतलब K2 by K1 कितना दे दिया आपको डायरेक्ट, 1.5, ठीक है। ये कैसे लिखा है आप समझ आए, तो आप लोग की रिएक्शन A से B बनता है, और इसका लिए अगर हम लोग रेट लॉग मास एक्शन लगाएंगे तो रिएक्शन का रेट बराबर क्या लिखेंगे, कि A की पावर m, ठीक है। अब देखो आपका A का कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ऑर्डर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट अगर 5 गुना हो रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, रेट कांस्टेंट के 5 टाइम होने की वजह से हो रहा है ना। तो रेट अगर 5 टाइम हो रहा है, R2 by R1 हो जाएगा K2 by K1, और K2 by K1 5 के बराबर। तो इस ये वाला ऊपर वाला जो फॉर्मूला है,
इस फॉर्मूले में सीधे सीधे उसने K2/K1 की वैल्यू इनडायरेक्टली क्या दे दी, 5 दे दी, ठीक है। और बस अब निकाल लो, आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, बोल रहा है ना कि, तो क्या हो जाएगा, log K2/K1 is equal to EA upon 2.303 R 1/T1 माइनस T1 आपका हो जाएगा 300 और T2 हो जाएगा 350, ठीक है। R की वैल्यू अच्छा क्या रखें यहाँ पे, 8.31 R 8.1 दिया हुआ अच्छा तो ठीक है, लेकिन इसमें ये समझ लीजिए कि R की यूनिट एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट पर डिपेंड करता है। सर ln5 दिया है कि log5? हाँ क्या करें बेटा, सर ln5 दिया है। नहीं नहीं, ये वाला फॉर्मूला तो log बेस 10 में आया है ना, ये वाला देखो, जब जब मतलब 2. क्वेश्चन में क्वेश्चन में ln5 की वैल्यू दी हुई है। अच्छा क्वेश्चन में ln5 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोग को तो log5 याद है ना, 0.699 0.698 और उसने दे दिया तो अच्छी बात है, ना भी देता तो भी कर लेते नहीं नहीं, एक ही चीज है, 5 फोल्ड हो रही है या 5 टाइम, तो रेशियो दे रहा है वो K2/K1 है ना, फोल्ड मतलब उतने गुना हो रही है, उतने टाइम्स हो रही है, तो है ना। आपको लॉग बेस 10 में 5 की वैल्यू बताइए 0.699 समथिंग, ये अच्छा हाँ, ये मैं बता रहा था कि ये आपको अगर जूल में चाहिए बेटा, तो R की वैल्यू जूल वाली रखते हैं ना 8.1, तो यहाँ पे वो जूल में ही निकालने को बोल रहा है, इसने बोला है ना, तो वो एक्टिवेशन की जूल पर मोल में, तो जूल पर मोल में निकालनी है, तो R की वैल्यू 8 अगर वो कहता है किलो जूल पर मोल, तो R की वैल्यू किलो जूल में लेते थे 8.31 10⁻³ है ना, तो वो एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट पे डिपेंड करती है R की वैल्यू, बोलो भाई, तो यहाँ तो जूल पर मोल में निकालना है, तो R की वैल्यू जूल में ही ले लेंगे, बाकी सब अब ये सब तो कैलकुलेशन बेटा कर ही लो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो डॉक्टर। सर एक बार ये बता दीजिए, क्वेश्चन में ये कहाँ लिखा है कि रेट जो है वो 5 टाइम्स हो रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इंक्रीजेस 5 टाइम्स। हाँ देखो, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी अगर 5 टाइम हो रही है, तो रिएक्शन का रेट भी कितने टाइम होगा, 5 टाइम्स। एक्टिवेशन एनर्जी 5 टाइम अगर हो रही है, तो रिएक्शन का रेट भी 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सर अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है तो फिर रेट कम होता है ना। नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ती है तो रेट कम होता है, हाँ नहीं, ये बात तो तुम सही कह रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है तो रेट क्या होता है, कम होता है, लेकिन यहाँ पे वो ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, देखो वो एक्टिवेशन एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस कर रही है ना, उनका नंबर 5 टाइम हो रहा है, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने पे ही तो ज्यादा होगा, जैसे पहले ग्राफ ऐसा बन रहा है ना, एक्टिवेशन एनर्जी है ना, तो क्रॉस ओवर करने वाले मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन होता है वो रिएक्शन के रेट के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहले मान लो 10 मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं किसी T1 टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो फिर 20 मॉलिक्यूल क्रॉस ओवर करने लगे, है ना, 20 मॉलिक्यूल क्रॉस ओवर करने लगे, तो रिएक्शन का रेट क्या हो गया, डबल हो गया, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल क्रॉस ओवर करेंगे उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, तो उसका कहना है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस ओवर कर रहे हैं वो 5 गुना हो रहे हैं, तो वो 5 गुना तभी हो रहे हैं जब रेट कितने गुना हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। यस सर।
यहाँ पे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बढ़ जाएगा जो उस थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस ओवर कर, और जितने टाइम्स क्रॉस ओवर करेंगे उतने टाइम वेट, ठीक है। भयानक है ना। चलो समझ में आ गई। यस सर। एक्टिवेट, हाँ थोड़ा अभी पढ़ेंगे उसका, अभी ग्राफ से थोड़ा उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि अभी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला जो पॉइंट है, एक क्वेश्चन ये करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये वाला भी देखिए, जेईई मेंस 2021 में पूछा गया है। देखो इसमें क्या कह रहा था, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 5 टाइम्स, इंक्रीजेस टेंपरेचर फ्रॉम 27 to 52। अब इसमें तो साफ साफ बोल दिया है कि रेट कांस्टेंट कितने टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स। तो इसमें सीधे हम लोग K2/K1 क्या ले लेंगे, 5 लेंगे, ठीक। और टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, 20, इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये केल्विन में कितना हो जाएगा 300, और फाइनल कितना ले लिया 52, तो ये कितना हुआ 325। 325, ठीक है। तो बस सीधे सीधे वही फॉर्मूला फिर से लग जाएगा, log K2/K1 इक्वल टू, अच्छा पूछा एक्टिवेशन एनर्जी है, तो वही बात है, क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछ दिया, जैसे ये वाला सीधा सीधा बोल दिया है, वो थोड़ा सा उसमें घुमा फिरा के बात करी है, लेकिन करना दोनों में ही काम है ना। बाकी आर की वैल्यू फिर से बात है, देखो वो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट क्या चाह रहा है, किलो जूल पर मोल है ना, देखिए गौर कीजिए किलो जूल, तो यहाँ पे आर की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, किलो जूल वाली, मतलब 8.31 × 10⁻⁻3, यहाँ पे आर ये रखें, ठीक है। तो ऑटोमेटिक एक्टिवेशन एनर्जी किस में आ जाएगा, किलो जूल पर मोल में आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल में ये कॉमन बहुत बेसिक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए आते हैं, कई बार बोल देगा टेम्परेचर T1 से T2 किया रेट 5, जैसे 5 टाइम बोल दिया, कई बार बोलेगा 4 टाइम हो गया, है ना, तो वो K2/K1 आपको ज्यादातर दे दिया है ना, इसको रख के हम लोग निकाल दिया करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, और ये भी याद रखिएगा जो आर की यूनिट है वो ये यूनिट पे डिपेंड करती है, मैं जो लिख देता हूँ इससे याद रहे आपको, लिख लीजिएगा यूनिट ऑफ आर डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्टिवेशन एनर्जी आपको जूल पर मोल में दी गई है या पूछी जा रही है, तो हम लोग आर की वैल्यू दिया करेंगे 8.31, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कभी कैलोरी पर मोल में पूछने लगे आपसे, तो आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी ले लेंगे 2, है ना, किलो जूल पर मोल में तो कितना ले लेंगे 8.31 10⁻⁻3, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में आप जरूर देख लीजिएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी किस यूनिट में आपको निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। जूल पर मोल में 8.31, कैलोरी पर मोल में 2, और किलो जूल पर मोल में 8.31 × 10⁻⁻3, ठीक है। ये बेसिक बातें हम लोग क्लियर होंगी, है ना, क्लियर। अब एक क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का ही है, 4.21, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है,
ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए पहले, है ना। क्वेश्चन कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की इक्वेशन दे दी है आपको, है ना। ये इक्वेशन पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपसे पूछ रहा है, और फॉर दिस रिएक्शन एंड at what temperature will its half period to be 256 मिनट। दो बातें पूछ रहा है ना, एक तो एक्टिवेशन की डायरेक्ट पूछ रहा है और कह रहा है बताइए किस टेम्परेचर पे इसका हाफ लाइफ 256 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं ये इक्वेशन आपको ये दिख रही है, वही इक्वेशन है, थोड़ा जूम करके लिखी हुई है। ठीक है, आपको ये इक्वेशन दी हुई है और अभी आरईएनएस का डेरिवेशन अभी हम लोगों ने किया है। आरईएनएस के डेरिवेशन में जब आरईएनएस इक्वेशन लिखी थी k बराबर a कॉमा s by a by RT, फिर जब लॉग लिया था तो हमारी यही ऐसी तो इक्वेशन बनी गई है ना। देखो देखिए t1 t2 को रखने से पहले देखो ये जिस पे आपने ग्राफ प्लॉट किया है, यही तो है। ठीक है, log k to the base e बराबर log a to the base e minus a by RT। अब यहाँ पे log का बेस क्या ले रहा है ये जरा आप देखो, बताओ। तो जब भी log दे दिया जाए कुछ ना बोला जाए तो हम लोग बेस हमेशा क्या मानते हैं, 10 ही मानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये log बेस 10 में लिखी हुई है, तो अगर हम लोग अपनी इक्वेशन वही वाली log बेस 10 वाली लिखते हैं तो ये हो जाएगा log k to the base 10 इक्वल टू log a to the base 10 माइनस क्या होगा बताइए, वो 2.303 और आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 2.303 r into 1/t तो मैं सेट कर दिया। ठीक है, ये बन गया। अब इस इक्वेशन को आप इस गिवन इक्वेशन से बस कंपेयर कर लीजिए, है ना। देखो लिखा हो कंपेयर एबव इक्वेशन विद लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ आरईएनएस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन बेटा प्रश्न में दी हुई है इसको आप आरईएनएस की लॉगरिथमिक इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 1/t, देखो 1/t का कोफिशिएंट इतना लिखा हुआ है और यहाँ पे 1/t का कोफिशिएंट कितना है ये, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल, है ना। तो कंपेयर करने पे हमें मिल रहा है ये अपॉन 2.303 r, ये एक वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए 1.25 into 10 की पावर 4 के केल्विन है। एक्चुअली वो यूनिट के साथ लिख दिया है उसने, है ना, क्योंकि नीचे टेम्परेचर केल्विन में होगा तो केल्विन केल्विन क्या हो रहा होगा, कैंसिल हो रहा होगा, मतलब के यहाँ पे वो यूनिट के फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है, तो है ना, आई बात समझ में। अच्छा, इससे एक्टिवेशन एनर्जी हमारी आती हुई दिख रही है, इससे एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है बेटा 1.25 मल्टीप्लाई 2.303 r into 10 की पावर 4। अब एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट क्या चाहिए, उसने कुछ बोला तो है नहीं क्वेश्चन में मेरे ख्याल से, एनसीईआरटी में कम ही बोलते हैं तो हम लोग मान लेंगे भाई एनसीईआरटी वाले हैं एसआई यूनिट में ही पूछ रहे हैं। जब कुछ नहीं बोल रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो जूल पर के, जब कुछ ना बोले तो यही वाली मेन होती है सबसे पहले, जूल पर मोल में निकाल दो, है ना। जब वो कुछ बोल ही नहीं रहा है तो आर की वैल्यू हम लोग रख देंगे जूल पर मोल वाली, है ना, क्या 8.3 रख देंगे और इससे हमारा आंसर जूल पर मोल में आ जाएगा, है ना। तो ये तो कर ही लेंगे, जो भी आएगा आंसर वो तो आप नेक्स्ट करा लेना। हाँ हाँ, केल्विन तो अरे ये महान लोग हैं, देखो एनसीईआर इन्होंने ऊपर केल्विन लिख दिया और नीचे टेम्परेचर लिख दिया, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी केल्विन, तो वो एक तरह से बताना चाह रहे हैं वो कैंसिल हो रहा है मतलब टेम्परेचर केल्विन में लेके चल रहा है, कोई बच्चा डिग्री सेल्सियस में लेके चलने लगे। ठीक है, तो कोई बात वही सब चीजें, तो इससे एक्टिवेशन एनर्जी आपकी आ गई ना, एक पार्ट आपका सॉल्व हो गया। फिर कह रहा है बताइए वो टेम्परेचर क्या होगा एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे हाफ लाइफ पीरियड इसकी 250 मिनट होगी।
अच्छा ऑर्डर उसने बोल ही दिया फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला हाफ लाइफ हो जाएगा t हाफ बराबर 0.698 अपॉन k, तो k बराबर हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, है ना। और हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है, कितना मिनट था, 256, तो 256 मिनट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम लोग सारे टर्म किस यूनिट में ले रहे हैं, एसआई में, तो टाइम की यूनिट भी एसआई में लेनी पड़ेगी, और हम लोगों ने रखी मिनट वाली, तो ये नाइंसाफी है, तो हम लोग इसको सेकंड में लेंगे, है ना, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं, एसआई यूनिट एक्टिवेशन एनर्जी एसआई में जूल पर मोल में निकाल रहे हैं, तो टाइम भी सेकंड वाला। तो ठीक है, ये रख के यहाँ से रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे, वो सेकंड इनवर्स में कुछ आ जाएगा, ठीक है, ये सेकंड इनवर्स में आ जाएगा एसआई यूनिट में। और आपसे वो रेट कांस्टेंट नहीं पूछ रहा है, कह रहा है मतलब किस टेम्परेचर पे उसकी हाफ लाइफ इतनी होगी, तो आपने पहले क्या निकाल लिया, हाफ लाइफ से रेट कांस्टेंट निकाल लिया। अब ये k की वैल्यू यहीं पे हम लोग लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसी क्वेश्चन में जो उसने दी है ना, और चुपचाप टेम्परेचर निकाल लेंगे कि किस टेम्परेचर पे वो रेट कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारा t आ जाएगा, मतलब वो k यहाँ पे रखना पड़ेगा तब वो t आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ना, दो बातें पूछ दी, अगर ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो पूरा 3 मार्क्स का ही होगा, क्योंकि अच्छी खासी एक्सक्यूज मी सर, दो बातें उसने पूछी है। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे जब टेम्परेचर निकालना होगा तो जब लॉग के अंदर जो हम लोग ने अभी के की वैल्यू निकाली वो रखेंगे तब तो वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, वो कैसे करेंगे? देखो अब देखो बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशन आपको ऑब्जेक्टिव नहीं दी जाएगी, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखो इसमें तो बोर्ड एग्जाम में आजकल कैलकुलेटर अलाउड होते हैं, तो उसमें तो आप कर ले जाओगे बेशक। अब देखो एक क्वेश्चन में आपको इसी टाइप जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसी सेम हमें लग रहा है कि यही एनसीईआरटी के क्वेश्चन का हमें लग रहा है थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके उन्होंने ये बताया है, 2021 में ही आया है ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में थोड़ी सी वो लोग कैलकुलेशन कम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, है ना। जैसे अभी हम लोगों ने एनसीईआरटी वाला किया, इसमें भारी भरकम कैलकुलेशन दिख रही है, तो आप लोग टेंशन में आ रहे हो, तो उसमें टेंशन में मत आओ, देखो आप ये वाला क्वेश्चन करो, ये पढ़ लोगे केवल, कह रहा फॉर ए रिएक्शन ए से बी बन रहा है, रेट कांस्टेंट आपको देखो वही लॉग वाली इक्वेशन दे दी है, और अब देखो एनसीईआरटी डी ने साफ-साफ लॉग के नीचे बेस 10 लिख दिया है, जिससे कोई टेंशन वाली बात ना हो, और एक्टिवेशन एनर्जी पूछना है, तो इसमें हम लोग सीधे बोल देंगे, वही कंपेयर करेंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 आर, ये किसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ये 1/t का कोफिशिएंट हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा इस वैल्यू 2.47 into 10^3, और सीधे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, नहीं इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं पड़ेगी, है ना। मतलब उसी क्वेश्चन में हमें लग रहा है थोड़ा बहुत, उसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट हटा दिया उन्होंने, केवल एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। हाँ एग्जैक्ट डेटा तो थोड़ा तो डिफर कर ही रहा है, क्योंकि ये इक्वेशन में यहाँ कुछ और लिखा हुआ है 12 14, अब यहाँ 20 है, तो थोड़ा तो है ना, हमारे लज्जा के थोड़ा तो डेटा चेंज करा ही उन्होंने, अगर बिल्कुल कॉपी कर देते तो होता कि बिल्कुल एनसीईआरटी के एग्जैक्ट क्वेश्चन कॉपी कर दिया, ठीक है। अब देखो उसने किस यूनिट पूछा है, वो साफ साफ सब कुछ शब्दों में बयां करेगा, वो कह रहा है एक्टिवेशन की किलो जूल पर मोल में चाहिए, तो आर की वैल्यू हम लोग पाएंगे, हाँ 8.31 into 10⁻³ आर ये रखेंगे, ठीक है, यहाँ सब कुछ बोल रहा है। अब वो सब्जेक्टिव में उसने कुछ नहीं बोला था, तो हम लोगों ने किलो जूल पर मोल में निकाल दिया था, ऑब्जेक्टिव में तो साफ साफ वो एग्जैक्ट यूनिट सब बोलेगा, नहीं तो फिर कोई बच्चा जूल में निकालने लगेगा, आंसर कुछ और आने लगेगा तो ऑब्जेक्टिव में तो काफी बातें क्लियरली बोलेगा, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई इसमें अब कोई शंका नहीं होगी। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, 2019 में पूछा है इन लोगों ने, ग्राफ टू बेस, केवल ग्राफ पूछा, कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं, कह रहा है कंसीडर द गिवन प्लॉट फॉर द रिएक्शन ओविंग आर्गीनियस इक्वेशन, आपको दो इक्वेशन दे दी उसने, आर्गीनियस इक्वेशन
पे बेस्ड दो कर्व दिए हुए, टेम्परेचर 0 से 300 के बीच में कुछ ले रहा है। तो एक ग्राफ दिया है के वर्सेस एक्टिवेशन है ऐसा, ठीक है, और एक ग्राफ दे रहा है रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर। पूछ क्या रहा है, कह रहा है करेक्ट ऑप्शन बताओ, कह रहा फर्स्ट इज राइट सेकंड इज अच्छा। आपसे पूछा कौन सा ग्राफ सही बनाया कौन सा गलत बनाया, तो देखो आप ये सर बताओ। फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट वाला सही है। यस यस सर। तो ये तो आर्रीनियस इक्वेशन से ही आपने बनाया होगा, है ना। अब देखो k को ले लिया y एक्सिस में एज ए वेरिएबल, y ले लिया, a तो कांस्टेंट हटाओ इसको, e की पावर माइनस, अब यहाँ पे वेरिएबल उसने एक्टिवेशन एनर्जी को लिया है, तो इसका मतलब टेम्परेचर को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट। जो वेरिएबल पिक्चर में नहीं उसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन हो गए y प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस x, और आप लोग बेहतर जानते हो ये हमारी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। तो ये ग्राफ तो बेटा सही बनाया है उसने, है ना, केवल से। तो ये वाला करेक्ट है, पहला ग्राफ सही। दूसरा कह रहा है रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर, ऐसा है ना। तो इसमें क्या एक्सपोनेंशियल नहीं होगा। इसमें फॉर्मूला तो ऐसे यही लग रहा है ना। अगर इसमें ध्यान से देखें तो क्या k को ले लिया उसने y एक्सिस में, नहीं, इक्वेशन तो वही लग रही है, k को ले लिया y एक्सिस के लॉन्ग, और यहाँ पे फिर एक्टिवेशन एनर्जी को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो हाँ, ऐसा ग्राफ। अब देखो तुम लोग की मैथ्स बढ़िया है, आप लोग बताओ ये ग्राफ ऐसा ही है बनेगा कि कुछ और बनेगा। तो एक्सपोनेंशियल आप देख लो, x बढ़ाने पे y अगर बढ़ रहा है तो फिर ऐसे ही भागेगा, है ना। सर गलत है ये। गड़बड़ है, यस चेक कर लो भाई, ये आप लोग ज्यादा अच्छा ग्राफ बता सकते हो मुझसे, तो ज्यादा ही बेहतर बता सकते हो। एक ही पावर है ना, सभी लोग देख लो एक बार, बताओ बेटा, जूही बेटा बताओ सही है गलत है ये सेकंड वाला। एक बार चेक कर लो कहीं ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हुआ, x की वैल्यू 0 रख दो जरा, तो e की पावर इंफिनिटी और इनटू a भी चिपका हुआ है, e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है। ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, गलत है। तब ये मैंने ऐसे ही रैंडमली चेक किया, लेकिन ये यही से गड़बड़ ला रहा है कि ये ऊपर से कैसे भाग रहा है, इंटरसेप्ट कहाँ से आ गया, नहीं बोलो गलत कर दे इसको। तो पहला सही दूसरा गलत, तो कौन सा सही हो जाएगा आंसर, पहला। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट इज राइट बट सेकंड इज रॉन्ग, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए मुझे वो ग्राफ ही पूछ दिया उसने आपसे, थोड़ा सा मैथ्स में जो बेसिक ग्राफ बनाते हैं उसी से कर दिया। अब ये वाला भी देख ही लो, पढ़ो लो इसको एक बार, क्या कह रहा है। फॉर ए रिएक्शन कंसीडर ए प्लॉट ऑफ ln k वर्सेस 1/t। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है ln k वर्सेस 1/t, ठीक है, और क्या कह रहा है, if the rate constant of this reaction is at 400 Kelvin is 10⁻⁵ सेकंड। अच्छा 400 केल्विन पे रेट कांस्टेंट दे दिया है, मतलब T1 चलो मान लेता हूँ उसको, 400 केल्विन पे रेट कांस्टेंट मतलब T1 बराबर 10⁻⁵। फिर आपसे कह रहा है रेट कांस्टेंट बताइए 500 केल्विन पे कितना होगा, तो 500 केल्विन टेम्परेचर उसने बदल दिया, उसको T2 मान लिया, और K2 आपसे पूछ रहा है, T1 पे K1 दिया है, T2 पे K2, कौन सा फॉर्मूला लगाया, वही लॉग वाला, बस लग गया हमारा क्वेश्चन, लॉग K2 बाई K1, ठीक है, बराबर EA अपॉन, एक सेकेंड ऐसा करते हैं हम लोग, इक्वेशन तो यही वाली लिखते हैं, ठीक है, इक्वेशन यही वाली लिखते हैं, और नहीं इसको आर की वैल्यू क्यों रखते हैं, तो दिया है उसका फायदा उठा लिया है। तो यहाँ पे देखो उसने ग्राफ दिया ln के वर्सेस 1/t, इसका स्लोप इतना है, और ये वैल्यू होगी कितनी, माइनस की, ये अपॉन, इसमें 2.3 आएगा, नहीं आएगा, नहीं, तो
इससे EA की वैल्यू हमारी आती दिख रही है, EA बराबर 4606 इंटू R। हाँ वो एक ही बात है, EA की वैल्यू अगर रख देंगे 4606 इंटू R तो R नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये एक्चुअली आप LN में लिखो तो ये गायब हो जाएगा, इतना ही फर्क है। अगर आप बेस E में लिखेंगे ना तो ये फिर नहीं आएगा, है ना। तो तब भी EA की वैल्यू तो वही रहेगी 4606 R, ठीक है। और हाँ ये थोड़ा उड़ता भी दिख रहा है, कैंसिल होता दिख रहा है, इससे थोड़ा सा डेटा आसान करके दिया है, ये हटा दे 10 पावर 3 और ये इसका जस्ट डबल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके A2 आप निकाल लो, आ जाएगा आसानी से। कितना आ रहा है आप चेक कर लो कितना आ रहा है, इनमें से कोई आंसर मिल जाएगा आपको, है ना। बताओ जरा खुद जल्दी से सॉल्व करके K2 कितना आ रहा है। सर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 आ रहा है 10 पावर -4, है ना। यस सर। इसमें 1 ही आता है, सही है, ठीक है। तो ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं RDS वाले, ये हम लोग को पता होना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे आते हैं, है ना। जो 2 फॉर्मूले हैं और ये बेसिक ग्राफ आप जो है ये सब हम लोग को इनको बनाना आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े फिर, है ना। अब इसके बाद देखो क्या हम लोग पढ़ेंगे, ये जो RDS इक्वेशन है इसके पीछे एक थ्योरी दी गई है, मतलब इस RDS इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, ये RDS इक्वेशन आई कहाँ से, है ना। RDS ने इक्वेशन कैसे डिराइव करी, तो उसके पीछे जो डेरिवेशन है वो क्या है ना, तो वो थोड़ा पढ़ते हैं। तो RDS इक्वेशन का जो ये डेरिवेशन है वो एक थ्योरी पे बेस्ड होता है, उस थ्योरी का नाम है कोलिजन थ्योरी, ठीक है ना। और इस कोलिजन थ्योरी के लिए कुछ बेसिक पोस्टुलेट जो RDS ने बताए थे पहले, वो हम लोग को पता होना चाहिए। ये कोलिजन थ्योरी किन बेसिक पोस्टुलेट पे बेस्ड होती है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो कोलिजन थ्योरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये वैलिड फॉर दोज रिएक्शन व्हिच अकर्स इन गैसियस फेज। ये शायद मैंने तुम लोगों को शुरुआत में बता दिया था कि RDS इक्वेशन गैसियस फेज में होने वाली रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल, तो ये बात उसने फिर से यहाँ रिपीट कर दी है। कोलिजन थ्योरी जो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, ये कोलिजन थ्योरी ही एक्चुअली गैसियस फेज में होने वाली रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब इस थ्योरी के कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग पोस्टुलेट बोल रहे हैं। पहला पॉइंट या पहला पोस्टुलेट कहता है कि कोलिजन थ्योरी कहती है ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द डैश डैश अमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ये यहाँ पे आपको कोलिजन फिल कर लेना चाहिए। कोलिजन थ्योरी बोलता है कि किसी रिएक्शन में जो रिएक्शन के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोलिजन, ठीक है। किसी रिएक्शन के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कोलिजन, मतलब किसी रिएक्शन का होना गैसियस फेज में कोई रिएक्शन तभी अकर होती है जब उसमें रिएक्टेंट के बीच में क्या हो रहे होते हैं, कोलिजन हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तभी इसको थ्योरी में कोलिजन थ्योरी कह रहे हैं, मेन इसमें कोलिजन पे ही सारा बेस्ड है। एक केमिकल रिएक्शन अकर्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द कोलिजन अमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। कोलिजन थ्योरी है और इसके बाद में वो भी मिलते, क्या एविडेंस भी मिले कि ये सही है, लेकिन हाँ, लेकिन गैसियस फेज में होने वाली रिएक्शन के लिए ही पूरी तरह से सही है। तो लिमिटेशन आपको पहले ही बता दी गई है, ठीक है। तो गैसियस फेज में होने रिएक्शन के लिए वैलिड है। तो पहला पोस्टुलेट यही कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोलिजन्स, जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगातार हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर एक टर्म डिफाइन किया गया स्टोरी में जिसे नाम दिया गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसको, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखी है, देखिए। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोला गया द नंबर ऑफ कोलिजन्स अकर among gas molecules per second per unit volume called कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना। किसी गैसियस फेज में होने वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट के बीच में कितने कोलिजन हो रहे हैं एक सेकेंड एक यूनिट वॉल्यूम में,
अगर ये हम लोग कैलकुलेट कर लें तो वो वैल्यू जो भी आएगी वो उस रिएक्शन की कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है ना। द नंबर ऑफ कोलिजन्स अकर बिटवीन गैस मॉलिक्यूल पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक सेकंड एक यूनिट वॉल्यूम 1 सेकंड 1 यूनिट वॉल्यूम में रिएक्टेड मॉलिक्यूल आपस में कितनी टक्करें कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ कोलिजन्स ही उस रिएक्शन का क्या कहलाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसके लिए एक सिंबल दिया गया Z। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को जनरली हम लोग मतलब कोलिजन थ्योरी में इसको क्या सिंबल दिया गया, Z। और एक इसका ये फॉर्मूला दिया गया है ना। ये फॉर्मूला बस आपको देख लेना है, कोई याद नहीं करता, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसा नहीं कि आपको इसके बिना याद किए कुछ काम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ बता दिया गया है। इस पेपर में से देख लीजिए, देखो जेड कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है π/√2, फिर ये आपका लिखा हुआ √8। अगर आप हाँ याद करो, गैसों में हम लोगों ने एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला पढ़ा है, वी एवरेज, तो वो वी एवरेज ही लिखा हुआ है ना। तो एक तरह से ये भी समझ में आ रहा है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी एवरेज स्पीड पर डिपेंड करती है गैसों के मॉलिक्यूल की, ठीक है। और सिग्मा आप बता सकते हो सिग्मा क्या है, ये कोलिजन डायमीटर होता है, ठीक है। सिग्मा क्या है, कोलिजन डायमीटर, कोलिजन डायमीटर, ठीक है। और n जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल टक्कर कर रहे हैं इस पर सेकंड, है ना, वो नंबर n है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही है जो यूनिट वॉल्यूम में कोलिजन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये फॉर्मूला है। अब इससे एक बात ये तो समझ में आ रही है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें, है ना, तो गैसों की एवरेज स्पीड बढ़ेगी। एवरेज स्पीड बढ़ेगी तो यूनिट वॉल्यूम में होने वाली टक्करें भी क्या होंगी, मतलब ये तो थोड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर गैसों किसी भी टेम्परेचर पे कुछ 50 कोलिजन हो रहा है मान लो, और टेम्परेचर बढ़ा दें तो उस यूनिट टाइम में होने कोलिजन पहले से बढ़ जाएंगे, 50 से ज्यादा होने लगेंगे, क्योंकि सबकी हर मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड पहले से थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल की काइनेटिक स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, रैंडमनेस ज्यादा हो जाएगी, तो यूनिट टाइम में ज्यादा कोलिजन होने लगेंगे। तो ये फॉर्मूले से भी दिख रहा है हम लोग को कि टेम्परेचर के डायरेक्टली मतलब जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो टेम्परेचर की पावर हाफ के प्रोपोर्शनल है। तब भी टी बढ़ाने पे तो बढ़ेगा, तो वही है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। कोलिजन डायमीटर देखो, ये गैसों में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे दो मॉलिक्यूल जब आपस में कोलिजन कर रहे होते हैं, तो जैसे मान लो कि पहले काफी दूर दूर है ना, अभी फिर थोड़ा पास आए और, ठीक है, तो जैसे से वो पास आ रहे होते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी धीरे कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल भी करने लगता है, ठीक है ना, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी मतलब आ रहे हैं तो धीरे धीरे स्लो होते आ रहे हैं, धीरे धीरे वीक, है ना, वेलोसिटी कम होते 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 एक समय रेस्ट में आ जाएंगे, और यह इस समय मैक्सिमम रिपल्शन लग रहा होगा और यहीं से रिबाउंड बैक कर जाएंगे। तो कोलिजन करते समय एक समय ऐसा आता है मॉलिक्यूल रेस्ट में आ जाते हैं, उस समय बहुत नजदीक आ चुके होते हैं, और उस समय उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस अगर निकाल ली जाए तो उसे कोलिजन डायमीटर बोलते हैं, ठीक है, जिस समय वो रेस्ट में आ गए। उसके बाद मतलब गैस मॉलिक्यूल के लिए बोला जाता है कि जब वो टकराते तो उनकी सरफेस टच नहीं कर पाती, थोड़ा सा डिस्टेंस पे वो वापस रिबाउंड बैक कर जाते हैं, ठीक है। तो वही डिस्टेंस है बेटा कोलिजन डायमीटर, है ना, क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है। थर्ड पोस्टुलेट बोलता है एवरी कोलिजन इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। आर्यमेस का कहना था, तो उनका जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था वो था कि प्रत्येक कोलिजन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल नहीं होता है, ठीक है, बात समझ आ रही। दैट इज एवरी कोलिजन डज नॉट ब्रिंग ए केमिकल चेंज। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक कोलिजन कोई ना कोई केमिकल चेंज ला ही रहा हो, ठीक है। तो सभी कोलिजन जैसे मान लो कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 4 किसी रिएक्शन में, ठीक है ना, तो मतलब एक सेकंड में 10,000 टक्करें हो रही है यूनिट वॉल्यूम में, तो क्या 10,000 टक्करों से सभी से प्रोडक्ट बन रहा होगा? तो आर्यमेस का कहना था कि ऐसा नहीं, ठीक है, केवल उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन होगा, है ना,
जितने भी कोलिजन हो रहे हैं उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन ऐसा होता है जो फाइनली प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। और ये फ्रैक्शन प्रैक्टिकली देखा जाए तो 1% भी नहीं होता है। जैसे मान लो कि 1 सेकंड में कोलिजन फ्रीक्वेंसी 100 ले लेते हैं, मोटा मोटा कैलकुलेशन, ठीक है। तो अगर 1 सेकंड में 100 कोलिजन हो रहे हैं किसी भी टेम्परेचर पे, तो उसमें से वो कोलिजन जिनसे फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा वो 1% से भी कम होंगे। मतलब वो मैक्सिमम 100 में से 1 कोलिजन ऐसा हो रहा होगा जो इफेक्टिव कोलिजन होगा, जो वाकई में कोई ट्रांजिशन स्टेट बना के फाइनल प्रोडक्ट बना रहा होगा। बाकी 99 टकरे तो नाम की हो रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल आके टकरा के वापस जा रहे होंगे, हाय हेलो करके फिर से वापस जा रहे होंगे, उनसे कोई प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा होगा, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन होता है वो 1% से भी कम आता है। तो अगला पॉइंट यही लिखा हुआ था कोलिजन। हाँ बोलो बेटा। सर उस फॉर्मूले में n क्या था? n, हाँ इस फॉर्मूले में n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच, लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ कोलाइडिंग, that collide per unit volume, नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन, पर वॉल्यूम लिखो सीधा सीधा, है ना। मतलब यूनिट वॉल्यूम पे उपस्थित ऐसे मॉलिक्यूल जो कोलिजन करने के लिए रेडी है बिल्कुल। नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में वो मॉलिक्यूल जो कोलिजन करने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। है क्लियर? अच्छा भाई, अब यहाँ पे देखो चौथा पॉइंट क्या कह रहे थे कि द कोलिजन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड, ऐसे कोलिजन जो वाकई में रिस्पांसिबल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के, उनको एक नाम दे दिया था, उनके इफेक्टिव कोलिजन, है ना। ऐसे कोलिजन को क्या नाम दिया जाता है? इफेक्टिव कोलिजन। तो ऐसे कोलिजन जो फाइनली रिएक्शन में कोई चेंज लाते हैं या कोई ट्रांजिशन स्टेट बना के फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन कोलिजन्स को हम लोग नाम देते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक है। और जिनका नंबर 1% से भी कम होता है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है कि रूम टेम्परेचर पे इफेक्टिव कोलिजन्स किसी भी रिएक्शन में 1% भी नहीं होते हैं, हाँ, लेस देन 1%। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पे 1% बढ़ सकता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे 1% भी नहीं होते, फ्रैक्शनल परसेंटेज में होते, ठीक है। बोलो भाई, इतना पहले समझ लीजिए कितने पॉइंट। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है द इफेक्टिव कोलिजन आर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। जो ये इफेक्टिव कोलिजन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बेसिकली 2 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर? पहला फैक्टर होता है इसमें एनर्जी फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर होता है एनर्जी फैक्टर या एनर्जी बैरियर भी, इसको कुछ बुक्स में एनर्जी बैरियर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। एनर्जी फैक्टर और एनर्जी बैरियर, है ना। और दूसरा फैक्टर है ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर या फिर इसे ओरिएंटेशन बैरियर भी बोल सकते हैं, है ना। एनर्जी के बैरियर वर्ड भी यूज करते हैं। तो ये 2 फैक्टर होते हैं जो ओवरऑल इफेक्टिव कोलिजन्स के नंबर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। किसी रिएक्शन में कितनी ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी वो इन 2 फैक्टर पे डिपेंड कर जाती है, ठीक है। पहला फैक्टर एनर्जी फैक्टर, दूसरा फैक्टर ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है। अब जैसे पहला फैक्टर है, पहले ओरिएंटेशन फैक्टर को समझते हैं फिर एनर्जी फैक्टर को। तो ओरिएंटेशन फैक्टर ये कहता है कि किसी रिएक्शन में जो इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं
वो डिपेंड करते हैं कि कितने ज्यादा मॉलिक्यूल या कितने मॉलिक्यूल एक प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन कर रहे हैं, ठीक है ना। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल एक प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड करेंगे तो उन कोलिजन्स का इफेक्टिव कोलिजन, मतलब वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे कोलिजन, ज्यादातर कोलिजन ऐसे देखे जाएंगे जो प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकरा रहे होंगे, है ना, वो इफेक्टिव कोलिजन उनका पार्टिसिपेट इफेक्टिव कोलिजन में ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल शुड बी कोलाइड इन ए प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसमें चाहो एक लाइन लिख लीजिए, ओरिएंटेशन फैक्टर बोलता है कि मॉलिक्यूल के प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करना चाहिए टू गिव इफेक्टिव कोलिजन, है ना। तो मॉलिक्यूल्स शुड involved in a proper orientation to give effective coalition, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स को फाइनली प्रोडक्ट अगर बनाना है या इफेक्टिव कोलिजन देना है तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन करना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें कुछ एक एग्जांपल, एक रिएक्शन मैंने ले लिया है A2 + B2 से ट्वाइस AB, ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें A2 B2 मिलके ट्वाइस AB बना रहे हैं ना। अब इसमें 3 केस मैंने लिए हुए हैं, 3 अलग-अलग डायग्राम आपको दिखाए जाएंगे और आप लोग ये बताइएगा कि इसमें कौन सा कोलिजन ज्यादा प्रॉपर है ना, मतलब प्रोडक्ट बनाने के रिस्पेक्ट में। और हमारा टारगेट क्या है, A2 B2 से बनाना क्या है, AB बनाना, ठीक है। तो जैसे पहला स्ट्रक्चर क्या है कि जैसे ये A2 मॉलिक्यूल दिखाया गया, ये इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये B2 मॉलिक्यूल है, इसकी सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन है, ठीक है। ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे टकरा रहे हैं, यहाँ पे लार्ज इंपैक्ट फोर्स डेवलप हो रहा है और इससे AB बनता है। तो क्या ये कोलिजन प्रॉपर होगा या नहीं होगा, क्या कहेंगे? होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, क्योंकि देखो जब मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं, एक तरह से इससे फिजिक्स में हेड ऑन कोलिजन कह सकते हो आप, ठीक है। ज्यादातर हेड ऑन कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन के थ्रू कोलिजन अगर करे मॉलिक्यूल तो वो इफेक्टिव कोलिजन देने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हेड ऑन कोलिजन में जो ये इंपैक्ट फोर्स करते हैं, ये जो नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होते हैं ड्यूरिंग कोलिजन, ये बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड के होते हैं, ठीक है ना। जब मॉलिक्यूल कोलिजन करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन अपनी मैक्स वैल्यू पे लग रहा होता है और यही नॉर्मल रिएक्शन रिस्पांसिबल होता है उनके ओल्ड बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो और ये नॉर्मल रिएक्शन अगर जैसे देखिए नॉर्मल रिएक्शन की जो डायरेक्शन है और जो बॉन्ड बन रहा है, जैसे बॉन्ड A और B के बीच बन रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये सिंगल बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा तो इतना पता होगा कि जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, है ना, तो उनके न्यूक्लियस या उन ऑर्बिटल के नोड को ज्वाइन करने पे एक एक्सिस बनती है जिसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर आपका ये जो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन है, अगर वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही लाई कर रही है, क्योंकि एक्चुअली ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो रही है और जो लार्ज इंपैक्ट फोर्स डेवलप हो रहे हैं वो भी उनकी डायरेक्शन भी किसके अलोंग है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग। तो उस बॉन्ड ओल्ड बॉन्ड के टूटने के या ब्रेक होने के लिए चांसेस मैक्सिमम होते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है कि वो बॉन्ड टूट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रॉपर कोलिजन हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमेशा होगा ही। क्यों? क्योंकि अभी एक फैक्टर और एनर्जी फैक्टर, इनको एक मिनिमम एनर्जी के साथ कोलाइड भी करना पड़ेगा। अब पता होता है कि दो मॉलिक्यूल प्रॉपर कोलिजन कर रहा है लेकिन बिल्कुल मस्ती में चल रहा है धीरे धीरे, तो क्या होगा? कोलिजन तो हुआ हेड ऑन, लेकिन तड़ाम से आए, एक अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी से आए और फिर वो नॉर्मल रिएक्शन जो डेवलप होंगे वो ओल्ड बॉन्ड का फिजन कर देंगे। तो उनके पास जो एनर्जी, जिस एनर्जी से कोलिजन कर रहे हैं, वो एनर्जी भी अभी पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, है ना, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है।
तो अभी ये लग रहा है कि ठीक है, अगर इनके पास मिनिमम एनर्जी है बॉन्ड को तोड़ने के लिए और ऐसे टकराएंगे तो ठीक है, ये ओरिएंटेशन प्रॉपर है, कोई गलत नहीं, ठीक है। अब एक केस नंबर 2 ये देखिए, ये दिखाया गया है, इसमें एक मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है, ऊपर से टपक रहा है ना, तो ये इसकी डायरेक्शन है। एक मॉलिक्यूल नीचे से आ रहा है, ठीक है, और ऐसे कोलिजन कर रहा है, तो क्या बॉन्ड टूटने के चांस है? एक मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, यस सर। है ना। तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी अगर नॉर्मल रिएक्शन लग रहे होंगे तो ये इम्पैक्ट फोर्सेस ऐसे ऐसे लग रहे होंगे, ठीक है। और ये इम्पैक्ट फोर्सेस इनके जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, क्या उसके अलोंग लग रहे हैं? यस। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन के फोर्सेस है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, और इनके भाई ए और ए के इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये है, और बी और बी की भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, और ये इसके परपेंडिकुलर लग रहे हैं, है ना। जबकि यहाँ पे क्या बोला था, नॉर्मल रिएक्शन उसके बॉन्ड के सॉरी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही नॉर्मल रिएक्शन डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो डेवलप हो रहे हैं वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग डेवलप नहीं हो रहे। तो ये कोलिजन हमारा प्रॉपर यहाँ पे दिखा जरूर दिया गया है कि ये दोनों ए बी बन के अलग हो गए, लेकिन इस तरह से कोलिजन करके प्रोडक्ट बनाने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? बहुत कम होगी। या तो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से कोलाइड कर रहे हैं तो एक चांस की बात है कि ऐसे टकराने के उनके वो बॉन्ड टूट जाए, लेकिन यहाँ पे वो नॉर्मल रिएक्शन की जो डायरेक्शन है और जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की डायरेक्शन है वो 190 डिग्री है, तो वो बॉन्ड ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी कम है। तो ये कोलिजन हम लोग बोलेंगे कि इम्प्रॉपर टाइप का है ना। बोलो भाई, ऊपर वाले डायग्राम में ये लिख देता हूँ, ये प्रॉपर कोलिजन, प्रॉपर ओरिएंटेशन है बेटा, और ये इम्प्रॉपर है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि कभी ऐसे टकराएंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। इस तरह टकराए, हो सकता है बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आए तो हो सकता है बना ले जाए, लेकिन नॉर्मली तो नहीं बनेंगे, तो ठीक है। तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। और एक तीसरा केस ये दिखाया गया कि एक मॉलिक्यूल ये आ रहा है गाना गाते हुए, A2 और एक A2, और यहाँ पे वो साइड ऑन टाइप का कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन की बात कर रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऐसे आके टकरा रहा है, एक मॉलिक्यूल ऐसे टकरा रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन अब उनके जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उनके अलोंग नहीं लग पा रहे हैं, तो यहाँ भी ओल्ड बॉन्ड के टूटने के चांसेस क्या है? बहुत कम है। साइड ऑन कोलिजन में तो बहुत रेयरली देखने मिलेगा कि वो आपस में कोलिजन करें और बॉन्ड टूट जाए। तो कहने को फिजिक्स की लैंग्वेज में ये कोलिजन तो हो रहा है, लेकिन ये भी एक ऐसा कोलिजन है, इम्प्रॉपर कोलिजन है ना, प्रॉपर रोटेशन नहीं है। तो कोई यहाँ पे तो साफ साफ लिख दिया है कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ऑब्लिक कोलिजन में तो वैसे भी इस बात की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि प्रोडक्ट बने। तो तीन उसमें अलग केस बताएं, और तीनों केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो पहला वाला केस है यही आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन है, अदरवाइज वो दोनों प्रॉपर नहीं है। हाँ बोलो सर केस 2 में तो सर एकदम परपेंडिकुलर हो रहा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, यहाँ पे सर थोड़ा कम एंगल बन रहा होगा, तो सर यहाँ तो ज्यादा चांस होना चाहिए ना। तो इसमें आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखना है। देखो, दो एटम के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली एक्सिस होती है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, और उसी के अलोंग ओवरलैपिंग हो रही होती है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग तो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, है ना, इन्हीं के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। और नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही लाई करने लगे तो बॉन्ड ओवरलैपिंग के ब्रेक होने के या बॉन्ड के टूटने के चांस मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। सर मतलब केस 3 में जो है केस 2 से ज्यादा चांस होना चाहिए ना प्रोडक्ट बनने का। अब देखो, जो तुम हो सकता है फिजिक्स ज्यादा बेहतर मुझसे जानते हो, लेकिन जो केमिस्ट्री है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
केमिस्ट्री में जो बॉन्ड बनते हैं वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग बनते हैं। तो जब नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से अलोंग आती है ना, तो वहां पे ओवरलैपिंग टूटने के चांसेस, ओवरलैपिंग ब्रेक होने के चांसेस क्या होते हैं। ठीक है, बोलो भाई। तो आपको है ना, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। और नहीं समझ में आए तो इसको सोचिएगा थोड़ा सा। अभी आगे चलते हैं। ओरिएंटेशन बैरियर, हाँ तो ओरिएंटेशन बैरियर सर क्या एक क्या मिनट थोड़ा ऊपर कर दीजिए। जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी को एक बार लैंग्वेज में रीड कर लेते हैं। ओरिएंटेशन बैरियर कह रहा है एनर्जी एलोन डज नॉट डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ कोलिजन। कह रहा है केवल एनर्जी जो है वो केवल वो कोलिजन के इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन नहीं करती है ना। द रिएक्टेंट होगा ये। The reactant molecule must collide in a proper direction to make effective collision. Reactant molecule को एक proper direction के साथ collide करना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है, एक effective collision देने के लिए। और ये following diagram can explain importance of suitable direction। वो वही ऊपर वाले diagram ही है ना। और जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे हेड ऑन कोलिजन हो रहा है तो हेड ऑन कोलिजन में चांसेस ज्यादा होते हैं प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के as compared to oblique और side on collision। ठीक है, तो ये बात कह रहा है कौन, ओरिएंटेशन फैक्टर है ना। और जब मॉलिक्यूल बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन या डायरेक्शन से कोलिजन करते हैं तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनने के चांसेस रहते हैं। और एक बार बेटा अगर ट्रांजिशन स्टेट बन गई तो प्रोडक्ट बन ही जाता है ना, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट तो पीक होता है। एक बार आप पहाड़ी के चोटी पे पहुंच गए किसी तरह से तो नीचे तो आप है ना रोल करते भी आ जाओगे। ऊपर चढ़ना है ना, पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना वो ज्यादा डिफिकल्ट है ना, वही बात है। अब इसमें दूसरा फैक्टर क्या है बेटा, वो है एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर के लिए वही बात है कि एक इसमें टर्म डिफाइन किया गया है। सबसे पहले आर्गुमेंट ने एक टर्म डिफाइन किया थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। एनर्जी फैक्टर में उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी? तो उन्होंने ये बताया कि जैसे मान लो A2 और B2 दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, और जब वो कोलिजन कर रहे होंगे तो कई बार क्या होता है कोलिजन करते समय ऐसी एक ट्रांजिशन स्टेट बनने लगती है जहां रिएक्टेंट का बॉन्ड जस्ट ब्रेकिंग कंडीशन में आ जाता है कि लग रहा है कि आप भैया रिएक्टेंट का बॉन्ड टूट ही गया है और प्रोडक्ट के बीच में एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। उस एक पल झपकते ही एक ऐसी सिचुएशन आती है, ये स्टेट जो होती है इसकी जो खुद का इसका डेल्टा टी टाइम होता है बहुत कम होता है, 10.6 सेकंड टू -9 सेकंड। इतने टाइम इंटरवल के दौरान भी ये स्टेट बनती हुई दिखाई देती है जिसे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और इस स्टेट के बाद कई बार देखा जाता है कि उल्टा रिएक्शन वापस लौट जाती है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट बनते बनते रह जाती है। और कई बार देखा जाता है कि ट्रांजिशन स्टेट से फाइनल प्रोडक्ट बन जाते हैं। मतलब ट्रांजिशन स्टेट एक बैरियर है जिससे जहां तक आप पहुंच गए तब तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाते हैं। एक बार आप यहाँ तक पहुंच गए तो प्रोडक्ट बन जाते हैं, लेकिन कई बार ट्रांजिशन स्टेट सही से बन ही नहीं पाती है ना, तो वो रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन पाते। मतलब ट्रांजिशन स्टेट बनना नेसेसरी होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट के लिए एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इस ट्रांजिशन स्टेट को बनाए रखने के लिए या इसके एग्जिस्टेंस के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, वही क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। ठीक है, द एनर्जी एट विच ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म, जिस एनर्जी पर ये ट्रांजिशन स्टेट जस्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उस एनर्जी को ही एक नाम दे दिया आर्गेनियस ने, उसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, बोलो भाई। यस हाँ, अगर एक बार ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट बन गई, ठीक है, तो प्रोडक्ट फिर बन जाता है। लेकिन अगर ट्रांजिशन स्टेट कई बार नहीं बन पाती है तो फिर वहां पे प्रोडक्ट नहीं बनता।
और ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और है ना, वही हमारी क्या थ्रेशोल्ड है। अब देखो लिखा हुआ ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के बराबर होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर होती है? एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब जैसे इसको ग्राफ से ज्यादा बेटर आप समझ पाओगे, इसके लिए एनर्जी प्रोफाइल कर्व दिखाया है, हाँ वो बीसी ग्राफ में क्लियर है। तो जैसे इस ग्राफ में आपको बताया जा रहा है कि जैसे वाई एक्सिस में एनर्जी बढ़ रही है ना, और एक्स एक्सिस में हाउ टू रिएक्शन प्रोसेस, रिएक्शन कैसे प्रोसेस हो रहा है। पहले हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है ना, और ये रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी, ये वाला बैरियर मैंने मान लिया ये रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे बीच में कहीं ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं, और ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है, तो इसकी एनर्जी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी ज्यादा ही होती है, ठीक है। तो जैसे रिएक्टेंट की एवरेज ये दिखाई गई प्रोडक्ट की है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट की उससे दोनों से है, और ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ही थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर होता है ना। इस बैरियर को क्या बोल रहे हैं? थ्रेशोल्ड बैरियर। तो होता क्या है, रिएक्शन में पहले मॉलिक्यूल कोलिजन करते हैं, कोलिजन करते समय उनकी बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं, ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो रहा होगा, और सिस्टम जब अनस्टेबल होता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और बढ़ते 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 अगर वो जस्ट ट्रांजिशन स्टेट के बराबर एनर्जी के बराबर अगर हो गई है ना, ये एनर्जी अगर किसके बराबर हो गई, ट्रांजिशन स्टेट के बराबर हो गई, तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और एक बार अगर ट्रांजिशन स्टेट बनने स्टार्ट हो गए तो भैया प्रोडक्ट बनना तय है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मतलब फिर ये बैरियर अपने आप मतलब एनर्जी डिक्रीज होगी, और फाइनली वो प्रोडक्ट के एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो हमारा ये एनर्जी प्रोफाइल इन जनरल ऐसे बनता है रिएक्शन, ठीक है। ये वन स्टेप मैकेनिज्म है। यहाँ पर वन स्टेप में क्या होता है, मैकेनिज्म की एवरेज एनर्जी पहले ट्रांजिशन स्टेट के बराबर होती है, और फिर ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी बराबर होती है। अब इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो देखो इसको आप ऐसे समझिए कि रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी मान लीजिए कुछ है 20 किलो जूल पर मोल, इसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी 20 किलो जूल पर मोल है ना, और थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर मान लीजिए कि 80 किलो जूल पर मोल पे बन रहा है, तो हमें कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, या कितनी मिनिमम एनर्जी हम लोग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सप्लाई कर दें जिससे इसकी एवरेज एनर्जी बढ़ के किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर, है ना। मतलब कितना ग्लूकोन डी खिला दे हम लोग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जिससे इनकी एवरेज एनर्जी बढ़ के टीएस के बराबर, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, वो जो वैल्यू आपको रिक्वायर्ड होगी वही एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। वो हो जाएगी 80 - 20 मतलब 60 किलो जूल। तो एक्टिवेशन एनर्जी एक तरह से थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के डिफरेंस के बराबर होती है ना, ये वाली एनर्जी है एक्टिवेशन, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, मिनिमम इतनी रिक्वायर्ड है ना टीएस बनाने के लिए, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एवरेज एनर्जी है वो उससे कम है, तो उसको इतनी एनर्जी दे दें जिससे वो किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड के जस्ट बराबर हो जाए, और वो जब कोलाइड करें तो आसानी से क्या बन जाए, ट्रांजिशन स्टेट, और एक बार टीएस बन जाएगा तो रिएक्शन हमारा प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हाँ बोलो बेटा। नहीं सर कुछ क्लियर। तो ये मैंने यहाँ पे एक्टिवेशन मतलब कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्टिवेशन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बोल सकते हैं है ना। अब इसमें एक बात और है कि देखो रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल के साथ साथ रिवर्सिबल भी तो होती है। तो अगर एक सेकंड हम लोग मान लें कि एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ए से बी बन रहा है और साथ ही साथ बी से ए भी बन रहा है, तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसमें प्रोडक्ट मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन कर रहे होते हैं, और प्रोडक्ट की नजरों से देखो कि प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल को भी तो इसी बैरियर के बराबर एनर्जी जब तक होगी उनकी तब तक वो रिएक्टेंट वापस नहीं बना पाएंगे। तो इसका मतलब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी एक एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइंड होगी,
उसको हम लोग नाम दे देते हैं ये, छोटा सा बी लिख देते हैं, बी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। ये कैसे निकालते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी में प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी माइनस करके निकालते हैं। और ये वाली कौन सी थी? ये लिख लेना ये एफ है ना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने वाली रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एफ होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में वो ये एफ देख लेना कि एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी दे रहा है, पता लगा रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करने लगे वो एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के नीचे एफ लिख दे, समझ जाना वो फॉरवर्ड रिएक्शन की दे रहा है ना। तो उस केस में हो सकता है वो बैकवर्ड रिएक्शन की पूछने लगे आपसे। ठीक है, तो ये अच्छा, इस रिएक्शन इस ग्राफ में डेल्टा एच कहां पर होगा? एंथैल्पी, एवरेज रिएक्शन। थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे कि प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी में रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी अगर माइनस कर दें तो वो एंथैल्पी के बराबर हो जाता है। थर्मोकेमिस्ट्री क्या बोलती है? थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स बोलती है एंथैल्पी बराबर एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी में रिएक्टेंट की एवरेज माइनस कर दे तो वो डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग एंथैल्पी का बेसिक फॉर्मूला, हाँ ये एक मैंने केस कंसीडर कर लिया जिसमें मैंने प्रोडक्ट की एनर्जी कम मान ली है रिएक्टेंट से, तो उस केस में डेल्टा एच हमारा निगेटिव आने लगा। तो ये एक्सोथर्मिक हो गया, हो सकता है ये एंडोथर्मिक है। तो ये ग्राफ यहाँ से चल के यहीं कहीं रुक जाए, मतलब उस केस में प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की कम होगी, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा एंडोथर्मिक, है ना। तो वो दोनों में कोई भी हो सकता है। अभी ये ग्राफ एक्सोथर्मिक के लिए बना दिया गया, ठीक है। तो एंथैल्पी का जनरल फॉर्मूला एवरेज एनर्जी टर्म नहीं होता। अब अगर आपसे काइनेटिक्स, ये थर्मोडायनामिक्स की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अब काइनेटिक्स की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको एंथैल्पी का एक फॉर्मूला और आपको बताता हूं। देखिए, एज पर काइनेटिक्स एंथैल्पी को लिख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, काइनेटिक्स की लैंग्वेज में। अब ये फॉर्मूला भी देखो इसी ग्राफ से आ रहा है। देखो यहां से यहां तक की एनर्जी किसकी है? फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, और यहां से यहां तक की एनर्जी बैकवर्ड की, और इन दोनों का डिफरेंस ले ले तो बेटा डेल्टा एच के बराबर तो आ रहा है। तो एंथैल्पी को काइनेटिक्स चैप्टर में लिखने का एक फॉर्मूला और हमें मिल गया इन टर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इसी रिएक्शन की एंथैल्पी को एवरेज एनर्जी के टर्म में तो हम लोग लिखना सीख ही गए थे 11th में थर्मोकेमिस्ट्री में। यहाँ पे एक और फॉर्मूला मिल गया, डेल्टा एच बराबर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। नहीं, ये फॉर्मूला लिखते समय हम लोग मान रहे हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड है ना, तभी वो वैलिड है, तभी ये बातें वैलिड है ना। ये मान के चलने की रिएक्शन का नेचर यहाँ पे रिवर्सल मान लिया, अदरवाइज तो बैकवर्ड डायरेक्शन वाली डिफाइन ही नहीं होगी, है ना। बोलो भाई, है ना। सर जो काइनेटिक्स वाला फॉर्मूला है इसमें बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, डेल्टा एच नेगेटिव है। वो तो ऑटोमेटिक नेगेटिव आना चाहिए। देखो यहाँ फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, बैकवर्ड की ज्यादा है, तो कम में ज्यादा माइनस करेंगे तभी तो माइनस में आएगी, है ना। तो फॉर्मूला आप यही याद रखिए, ठीक है, इसको ऊपर चेंज करिए। अगर देखिए एक्सोथर्मिक होगी तो ये वैल्यू कम होगी, और ये ज्यादा होगी, ये वैल्यू लेस होगी, ये मोर होगी, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव आएगा। एंडो में क्या होगा कि ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये कम होगी, तो पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला फॉर्मूले को हम लोग नहीं चेंज करेंगे, और वो ऑटोमेटिक डेल्टा एच का साइन एडजस्ट होके आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अच्छा, ये फॉर्मूला थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला भी लिख सकते हो। थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर अगर रिएक्टेंट के टर्म में लिखे तो देखो यहां से यहां तक की एनर्जी देखो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, बताओ ये पूरी एनर्जी यहां से, ठीक है, ये पूरी है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये बराबर है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन के प्लस ये कौन सी है? एवरेज एनर्जी।
तो रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी में फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिव एनर्जी ऐड करते हैं तो किसके बराबर हो जाएगी, थ्रेशोल्ड के बराबर, है ना। तो वही चीज को लिखा हुआ है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लिखो या फॉरवर्ड लिखो, ये बात है, ठीक है। क्या पूछना होगा, नीचे कर दिए। अच्छा हाँ कर लो, नोट कर लियो, ठीक है। तो वो अगर ये ग्राफ समझ लेंगे तो ये सब फॉर्मूले आप खुद ही लिख डालोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ग्राफ को एक बार समझिए, कौन सी एनर्जी किसको क्या बोलता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया पहले। अब ये फॉर्मूले आपने लिख लिए हैं। अब हाँ, एक्टिव एनर्जी की डिफिनेशन कोई पूछ दे बेटा, डिफाइन एक्टिव एनर्जी, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है। तो जो आपने पढ़ा है ग्राफ में वही लिख देना, शब्दों में बयान कर देना, बोल देना द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, क्योंकि एक्टिव एनर्जी रिएक्टेंट के लिए भी डिफाइंड है, प्रोडक्ट के लिए भी, रिवर्सिबल होगा तो प्रोडक्ट के लिए भी, तो वो दोनों लिख दिया गया है इसलिए। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल सच दैट देयर एवरेज एनर्जी becomes equal to थ्रेशोल्ड एनर्जी। कितना ग्लूकॉन डी पिला दीजिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को या प्रोडक्ट मॉलिक्यूल को, जिससे उनकी खुद की एवरेज एनर्जी बढ़ के किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर हो जाए। तो वो एनर्जी ही जो आप सप्लाई करेंगे मिनिमम, वही एक्टिव एनर्जी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीज लिखनी है, क्लियर हो गई बात। सर 1 मिनट लिख लेंगे। हाँ बिल्कुल नोट कर लीजिए। The minimum energy required for reactant or product molecule such that their average energy becomes equal to threshold energy, known as activation energy, ठीक है। इसका सिंबल है कैपिटल ई और छोटा सा सब स्क्रिप्ट में हम लोग यहाँ पे स्मॉल ए लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। बाकी ये कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए हैं, ये आप लोग अभी तो बाद में कर लीजिएगा, ये सब आर्गेनियस वाले ही हैं, छांट डाल दिए। हाँ अब आते हैं कि देखो, ये हम लोगों ने अभी क्या पढ़े थे, पॉस्टुलेट। तो ये पॉस्टुलेट हम लोगों ने पढ़ लिए कि आर्गेनियस में पॉस्टुलेट है। अब डेरिवेशन कहाँ गया, हम लोग बात तो डेरिवेशन की कर रहे थे, है ना। तो देखो इन्हीं पॉस्टुलेट पे डिपेंड करता है डेरिवेशन। देखो डेरिवेशन में बोलते हैं कि किसी रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, आर्गेनियस से कहना था रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर्स इन गैसियस फेज डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। तो किसी रिएक्शन का रेट एक्चुअली इफेक्टिव कोलिजन पे डिपेंड करता है ना। जितने इफेक्टिव कोलिजन उतना रेट ज्यादा, और इफेक्टिव कोलिजन 2 फैक्टर पे डिपेंड कर गए, किस पे, एनर्जी फैक्टर और रेट फैक्टर, है ना। अब देखो तो इसमें आर्गेनियस से कहना था कि अगर किसी रिएक्शन का रेट लिखा जाए मैथमेटिकली तो वो 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर एनर्जी फैक्टर और दूसरा फैक्टर ओरिएंटेशन फैक्टर, या एनसीईआरटी ने इसे स्टेरिक फैक्टर लिया है, ठीक है ना। ओरिएंटेशन फैक्टर को एनसीईआरटी ने एक नाम दिया स्टेरिक फैक्टर, है ना। तो समझ आना, अगर कहीं स्टेरिक फैक्टर लिखा है तो ये मत सोचना कि क्या है, ओरिएंटेशन फैक्टर कोई होगा। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एनर्जी फैक्टर जितना ज्यादा उतना रेट ज्यादा, ओरिएंटेशन जितने प्रॉपर हो रहे होंगे उतना रेट ज्यादा, तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। और एनर्जी फैक्टर इस टर्म पे डिपेंड करता है, e की पावर माइनस e बाय t। ये कहां से आया जिसको बताता हूं, है ना। एनर्जी फैक्टर एक्चुअली इस पे डिपेंड कर जाता है, e की पावर माइनस e बाय t पे, ठीक है। और स्टेरिक फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर, ये आप ऐसे समझो कि ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो
अगर बता दिया जाए कि कोई ये रिएक्शन है, ठीक है, और इसमें 1 सेकंड में 10,000 कोलिजन्स हो रहे हैं, 10,000 कोलिजन हो रहे हैं, ठीक है, ये टोटल कोलिजन है पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गई। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकरा रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है या 0.01 है। तो बताओ ऐसे मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन दे पा रहे होंगे उनका नंबर क्या होगा? तो Z 0.01 100 ही हो जाएगा। तो वो यही तो लिखा हुआ है, देखो Z आपके टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है जो 1 सेकंड 1 यूनिट वॉल्यूम में हो रहा है, लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी मैंने P मान ली कि उनमें से केवल मतलब कि इफेक्टिव कोलिजन देने वाले मॉलिक्यूल का प्रोबेबिलिटी P है। तो ये जो ओरिएंटेशन फैक्टर वो इन दोनों के प्रोडक्ट पे तो डिपेंड कर जाएगा, जो फाइनली इफेक्टिव कोलिजन दे पा रहे होंगे उनका नंबर Z और P के प्रोडक्ट के तो बराबर होगा, है ना? बात समझ आ रही? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें हाँ, ये तो आपको इजीली समझ में आ गया, लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर ये कहाँ से आपने लिख दिया, e पावर माइनस ये अचानक कहाँ से अवतरित हो गया? तो ये इन्होंने हेल्प ली थी आर्हेनियस ने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन की। ये आप लोग गैसियस स्टेट नामक चैप्टर पढ़े थे। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन में एक फॉर्मूला दिया था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, है ना? ये फॉर्मूला बस एक बार देख लीजिए, ज्यादा उसको दिल पे मत ले, वाला फॉर्मूला है ना? अब वो कैसे आया बता ही रहे, तो चलो बता ही देते हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल का कहना था कि dN/dV जिसको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा है, ये वैल्यू होती है गैसों में, क्योंकि ये कोलिजन किसके लिए हो रहा है? गैसों में। और मैक्सवेल ने जो अपनी थ्योरी लिखी थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसों के लिए दी थी। तो उनके अकॉर्डिंग जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है उसका फॉर्मूला 4 पाई m divided by 2 pi RT पावर 3/2 v स्क्वायर e की पावर माइनस mv स्क्वायर अपॉन 2 RT, ये एक फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसको बस समझ लो कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, ये तो दिया था, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे बेस एक ये ग्राफ भी बनता है, अगर आपने शायद पढ़ा हो सकता है, डायरेक्ट ग्राफ पढ़ा दिया गया हो, ये ग्राफ पढ़ा आप लोगों ने, जिसमें y एक्सिस में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लेते हैं और x एक्सिस में स्पीड लेते हैं। हाँ, पहले बढ़ता है ग्राफ फिर घटता है, ठीक है। और आप समझ पा रहे हो, ये ग्राफ इसी इक्वेशन की देन है, क्योंकि देखो y एक्सिस में dN/dV है और x एक्सिस स्पीड है ना? बोलो। और ये टर्म देखो कांस्टेंट है कि नहीं? इसको मत देखो, आप ऐसे देखो कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल dN/dV डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर के, और e की पावर देखो v यहाँ छुपा हुआ है ना, तो मैं केवल उसी को दिखा रहा हूँ, बाकी सब वो कांस्टेंट और वो k डैश मान, ठीक है। ऐसा कुछ फॉर्मूला है ना? बोलो। और जब वेलोसिटी लोअर मतलब देखो, वैसे तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, मैं थोड़ी आप लोग इस पे लगा सकते हो कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ऐसा ग्राफ है। लेकिन जब वेलोसिटी बहुत कम होगी, जब वेलोसिटी बहुत लो होगी, तो e की पावर माइनस v स्क्वायर, ये वैल्यू इतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं होगा जितना ज्यादा v स्क्वायर बढ़ रहा होगा। खास ऐसे मानो कि v एक फ्रैक्शनल नंबर मान लो, तो e की पावर माइनस v स्क्वायर की वैल्यू उतनी ज्यादा तेजी से नहीं चेंज हो रही होगी जितनी ज्यादा v स्क्वायर की बदल रही होगी, है ना? तो ग्राफ का नेचर किस पे डिपेंड करने लगेगा? v स्क्वायर पे। तो ये शुरुआत वाला ग्राफ इंक्रीजिंग इस वजह से है क्योंकि ये वाला टर्म डोमिनेंट है, और मैक्सिमा आने के बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी पे वो वाला टर्म ज्यादा वैल्यू से चेंज होने लगेगा। कौन सा? एक्सपोनेंशियल। तो इतना ग्राफ देखो, ऐसा नहीं लग रहा है e की पावर माइनस x का ग्राफ लग रहा है, ये x स्क्वायर के बनाओगे तो भी यही बनेगा। तो ये आगे वाला ग्राफ यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये लोअर वेलोसिटी पे ऐसा और हायर पे ऐसा, मतलब इन दोनों का मिक्स रूप है ना? मतलब बात समझ में आई? नहीं समझ में, है ना? तो ये ऐसा ग्राफ बनता है, ये अगर ना पता हो तो आपने याद तो किया ही होगा, ठीक है। अब इस ग्राफ में आपको ये पता है, इस ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है? कांस्टेंट। और वो यूनिटी के बराबर होता है, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर होता है। और फ्रैक्शन में टोटल मॉलिक्यूल मैक्सिमम होंगे तो कितने होंगे? 1 होंगे,
तो वो एक्चुअली ये एरिया अंडर द कर्व उन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की वैल्यू देता है जिसकी वेलोसिटी 0 से इनफाइनाइट के बीच में लाई कर रही है गैसों में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं यहाँ पे ये वेलोसिटी 0 है ना, और ये कोई पर्टिकुलर VMP है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो अगर मैं पूछूं कि बताओ ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन कितना होगा जिनकी स्पीड 0 से मोस्ट प्रोबेबल के बीच में लाई कर रही होगी, तो ये एरिया यहाँ से यहाँ तक का एरिया आप केवल निकाल दो, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये एरिया उन मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन की वैल्यू दे देगा जिनकी वेलोसिटी 0 से VMP के बीच में लाई कर रही है ना। अच्छा, आपसे मैं पूछूं ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बताओ इस ग्राफ में जिसकी वेलोसिटी VMP से ज्यादा है ना, तो वो कौन सा एरिया होगा? VMP से ज्यादा और इंफिनिटी से कम है, तो ये वाला एरिया हो जाएगा, है ना। VMP और इंफिनिटी के बीच में मतलब इस रेंज में जो मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी, उनका नंबर, ये एरिया अंडर द कर्व बराबर हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब देखो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को ये बात करनी है कि हमें ऐसे मॉलिक्यूल, एनर्जी फैक्टर क्या बोल रहा है, हमें ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन निकालना है जो इस एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस ओवर कर रहे हैं। हमें ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन निकालना है जिनकी, अच्छा, इस बैरियर को क्रॉस ओवर करने की क्या शर्त है, क्या कंडीशन है? ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी खुद की एवरेज एनर्जी अगर एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है ना। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एवरेज एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या ज्यादा है, वो इस बैरियर को बहुत आसानी से क्या कर जाएंगे, क्रॉस ओवर कर जाएंगे, है ना। और जो इस बैरियर को क्रॉस ओवर कर जाएंगे वो आपके फाइनल प्रोडक्ट का, वो इफेक्टिव कोलिजन के रिस्पांसिबल होंगे, है ना। बोलो भाई, अब इसका फ्रैक्शन कैसे निकालें? तो देखो, जो ये ग्राफ बना है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें। स्पीड की जगह हम लोग बोले कि यहाँ पे मुझे काइनेटिक एनर्जी लेनी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv², ठीक है। तो हमारा ग्राफ में देखो हम लोग अपने वो जो कहाँ गए, हाँ ये इक्वेशन, इसमें जहाँ पे देखो यहाँ पे हाफ mv² दिख रहा है, अगर ध्यान से yes, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एवरेज काइनेटिक KT है, और यहाँ भी v² है। अब देखो, और आप अपनी तरफ से हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिवाइड करो, m से मल्टीप्लाई करो, m से डिवाइड करो, तो यहाँ भी तो आप काइनेटिक एनर्जी का टर्म बना ले जाओगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो आप क्या करो, इसी में इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दो, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, dN/dE, हाँ वहां पे d1 dN/dV था, ठीक है। अब मैं इसको लिख रहा हूँ एनर्जी के टर्म में, तो क्या लिखूंगा, dN/dE बराबर, वो शुरुआत में वही कांस्टेंट आएंगे पाई वाई वाले, है ना, वो सब नहीं लिखे मैंने, और फिर वहां पे हाफ mv² की जगह मैंने E लिख लिया, काइनेटिक एनर्जी है ये, और E की पावर -E/RT, ऐसे बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लिख दिया, बस हाफ mv² की जगह E लिख दिया। और अब अगर ये ग्राफ हम लोग बनाए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस एनर्जी, तो नेचर अभी भी क्या रहेगा, नेचर ग्राफ का अभी भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इसमें ये टर्म लोअर एनर्जी पे ये टर्म डोमिनेट होगा, y=mx वाली लाइन लगभग चलेगी, और फिर ये एक्सपोनेंशियल वाला ये टर्म वाला नेचर आ जाएगा, है ना। बोलो, अब इसमें मान ली एक मैंने ये बैरियर मान लिया एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब x एक्सिस में मान लिया कि ये वैल्यू क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी बराबर है ना, ये वैल्यू किसके बराबर मान ली मैंने, एक्टिवेशन। अब मैं बोलूं बताओ कि ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बताओ जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है इस ग्राफ में, तो वो फ्रैक्शन कौन सा होगा, ये वाला एरिया होगा, इसको मैं कलर कर रहा हूं। इस ग्राफ में ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या ज्यादा है ना, वो यही वाला तो एरिया आएगा, ये वाला एरिया।
ये एरिया अगर हम लोग निकाल लें, आप लोगों ने मैथ में एरिया अंडर द कर्व पढ़ा है नहीं पढ़ा? हाँ, ये एरिया उन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन की वैल्यू देगा जिनकी एवरेज एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या ज्यादा है ना, और यही मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं। मैं लिख देता हूँ, ये एरिया हमें क्या दे रहा होगा, उन मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन की वैल्यू दे देगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल which have energy equals to EA or greater than EA, है ना। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो वो बैरियर को क्रॉस ओवर कर पा रहे हैं, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को, उन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन ये होगा। और आपसे अगर बोला जाए कि ये एरिया हमें निकालना है मैथमेटिक्स में, तो आपको एरिया का फॉर्मूला पढ़ा होगा जो इंटीग्रल y डी, ठीक है। अब देखो y एक्सिस में क्या है बेटा, dn बाई डी तो है, y बाई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसको क्या सिंबल दिया गया, dn बाई डी, है ना। और x एक्सिस में एनर्जी है, लेकिन इसको अगर d के टर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, d बोलो भाई। अब d क्या हो गया, कैंसिल, तो ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dn। और लिमिट अगर लें तो हमें इनिशियल लिमिट क्या लेनी पड़ेगी, EA, और फाइनल लेना पड़ेगा इनफाइनाइट, है ना। और अब ये वैल्यू कहाँ से लाएं, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो भाई देखो, यहाँ से अगर हम dn की वैल्यू लिखें तो dn की वैल्यू क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा कोई, ठीक है, उसको k मान लिया, चलो कांस्टेंट को बाहर ले लिया, ठीक है। और e वाला टर्म आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, e की पावर माइनस e बाई आर टी और इनटू d, वो d को मैंने इधर लाना पड़ेगा, मुझे dn की वैल्यू रखनी थी मैंने, आएगा। अब देखो आप लोग, भैया मैथ आप लोग बहुत तेज है, आप लोग इसको क्या करिएगा, इंटीग्रेट मारिएगा। अब वही है कि प्रोडक्ट फॉर्मूला में कहाँ से लगेगा इसमें, है ना, और फिर हाँ वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको बोलते हैं, और फिर आप लिमिट लगा दीजिएगा। तो ये जब आप करेंगे तो एरिया बराबर आएगा, ये बराबर तो नहीं आएगा, वो कांस्टेंट को हटाने के बाद वो प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा इस वैल्यू पे, e पावर माइनस ये में। अब वो जब इन्फिनिटी रखोगे वो तो सब गायब ही हो जाएंगे, वाले टर्म सब जीरो जीरो होते जाएंगे, तो सिंपल सा ये बन जाता है। लेकिन ये बराबर नहीं आता, ये डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ के भी आएगा, तो आप चाहो तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाओ, बराबर एग्जैक्ट बराबर वो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को भी उधर भी तो प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये एरिया हमें किसकी वैल्यू दे रहा है, समझ पा रहे हो, ये एरिया e की पावर माइनस ए बाई आर टी उन मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन के बराबर है जिनकी जो उस एनर्जी बैरियर को क्या कर रहे होंगे, क्रॉस ओवर कर रहे होंगे, है ना, इसी टी टेम्परेचर पे। अब बस वो वैल्यू वो रख दो बेटा, एनर्जी बैरियर में ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन हो गया e की पावर माइनस ए बाई आर टी जो उस बैरियर को क्रॉस ओवर कर रहा है, और ये आपका ओरिएंटेशन फैक्टर से आ गया z इनटू p, है ना। और z इनटू p को ही आरईएस भैया ने दो कांस्टेंट को ना रख के उन्होंने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, कैपिटल, है ना। मतलब z और p को प्रोडक्ट को ही अपनी इक्वेशन में क्या नाम दे दिया, कैपिटल है। और तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन उन्होंने अपनी दी, ठीक है। लेकिन एक बात अब यहाँ से डेरिवेशन समझ में आ रही होगी, जो आरईएस फैक्टर बोल रहे हैं वो z का फंक्शन और z टेम्परेचर का फंक्शन। तो अगर कहीं पे वो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आ जाए और बोल वहां पे लिखा जाए कि आरईएस फैक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो क्या कहेंगे, ट्रू की फॉल्स, तो इसको ट्रू बोलना पड़ेगा। लेकिन जब वो हम लोग T1 से T2 वाला नहीं करते हैं, अभी वो जब करी थी लॉग में T1 से T2 किया था, तो लॉग में उड़ा दिया था, तो वहां पे एजम्पशन ले लिया था कि T1 से T2 अगर 50 डिग्री के अंदर का चेंज है तो ए बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, तो कांस्टेंट मान, ठीक है। वैसे ए टेम्परेचर डिपेंड, हाँ बोलो बेटा। सर ZP कैसे आया, मैं क्या करूं, ये बेटा ये ZP यहाँ पे रख दिया ना, ये वाली इक्वेशन जो मैंने बनाई थी ना, ये वाली देखो, एनर्जी फैक्टर में तो हमें ये पता चल गया कि ये वो वाले मॉलिक्यूल है जो जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों का कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं,
ठीक है ना, ऐसे समझो कि ये वो वाले मॉलिक्यूल है जो जेई मेंस का कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ये वो मॉलिक्यूल है जो जेई मेन के साथ है ना जेई एडवांस का कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं। तो आप ओवरऑल देखा जाए तो कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो जेई एडवांस में सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और सर ये ये सच्चाई आर है, प्रोपोर्शनल टू एनर्जी Advance- फैक्टर ओरिएंटेशन फैक्टर सर। भी और लग भी, बहुत से बच्चे खूब मेहनत करते हैं लेकिन लास्ट टाइम लग उनका पता लग 2 नंबर से मैथ्स में कट ऑफ रुक गया। इनका बच्चों का कई बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ्स में कट ऑफ नहीं निकल पाया, 8 नंबर कट ऑफ था, 8 नंबर नहीं आ पाया उनके। फिजिक्स केमिस्ट्री में उनके 20 30 35 नंबर है, मतलब टोटल कट ऑफ निकल रहा है। वही बात है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन से नहीं टकरा रहे बेचारे, इसलिए उनका रिजल्ट नहीं आ पाया, मतलब है ना। और लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल था, वो क्रॉस ओवर कर पा रहे थे, किसी एक सब्जेक्ट में तो क्रॉस ओवर करके 2 में क्रॉस ओवर करके, लेकिन फाइनली रिजल्ट उनका रैंक नहीं आई। तो वही यही इसको ऐसे समझ सकते हो कि दोनों फैक्टर का इंटरसेक्शन होना जरूरी है, और दोनों फैक्टर जब तक नहीं लगेंगे तब तक रेट मतलब रिएक्शन फाइनली प्रोडक्ट का फंक्शन नहीं करेगी। हाँ सर यही सर हाँ बोलो बेटा। सर एक बार जेड बता दीजिए। जेड आपका है आरईएस, वो क्या बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताना। जेड कोलिजन फ्रीक्वेंसी नहीं बता कि 1 सेकंड में कितने, 1 सेकंड और यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन हो रहे हैं, वो है जेड। और इस बात की प्रोबेबिलिटी पी है जो 30 कोलिजन दे रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो गया सर। हाँ सर जो आर प्रोपोर्शनल टू ओरिएंटेशन फैक्टर इनटू जेड इनटू पी है सर, वो कोई लॉ से आया है या फिर एक्सपेरिमेंटल है? ये ऊपर वाली जो लाइन लिखी हुई यही तो लिखी करूँ कि जो रेट है आरईएस, यही तो बताया ना कि रिएक्शन का रेट जो है, rate of a chemical reaction which occurs in gaseous state depends on 2 factors. Rate किसी रिएक्शन का रेट 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है ना, एनर्जी फैक्टर पे और ओरिएंटेशन फैक्टर। ये मॉलिक्यूल है ना पूरी एनर्जी के साथ मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में उनका कोलिजन ही गलत हो गया है ना, तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दोनों फैक्टर एक साथ लगने चाहिए, नहीं वो है एनर्जी भी मतलब थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन से टक्कर भी कर रहे हैं वो, तब रिएक्शन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है यस चलो आपका आरईएस का डेरिवेशन हो गया। एक्सक्यूज मी सर। क्लास में आगे बढ़ेंगे सर ये चैप्टर खत्म होने में अभी तक कितने लेक्चर्स होंगे? एक लेक्चर अभी नहीं 2 लग जाएंगे, रेडियो एक्टिविटी तो पढ़ना है, 2 लेक्चर लग जाएंगे। अगर रेडियो हटा दो, लेकिन वही है कि पढ़ना तो पड़ेगा फिजिक्स में, फिजिक्स ओके सर, गलत में पढ़ा दिया थैंक यू सर। अगर इसलिए केमिस्ट्री में पढ़ने लगा सही है, फिजिक्स में सर फिजिक्स वाली बातें पढ़ा दो। वो एक्चुअली ये रेडियो कॉमन है, वो थोड़ा सा फिजिक्स में है, थोड़ा सा दोनों चीजें तो